यो सब गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज हम सीखेंगे कैसे आप लोग अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो, कैसे उसके अंदर डेटाबेसेस बना सकते हो, मल्टीपल टेबल्स बना सकते हो, कैसे आप लोग क्वेरी कर सकते हो और ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी क्वेरी को। अगर आप लोगों ने यहाँ वहाँ और लेक्चर्स देखे होंगे स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए के बारे में, आपने नोटिस किया होगा वो बहुत बेसिक चीजें पढ़ाते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं कि कैसे टेबल्स बना दी, कैसे टेबल से क्वेरी कर दी और बस काम खत्म, और उनका 10-15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाती है। लेकिन वहां से तो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अगर आपने सिर्फ वही सीखा तो आप इंटरव्यू के अंदर फेल कर रहे होगे। इसीलिए आज की वाली वीडियो बहुत यूनिक है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे टॉपिक सिखाने वाला हूं जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कर लेने के बाद आप स्प्रिंग बूट डेटा जेपी के अंदर चैंप बन चुके होगे। बिकॉज आज मैं आपको सिखाऊं कैसे आप लोग डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, डेटाबेस के अंदर आप कैसे क्वेरीज लिख सकते हो, उन क्वेरीज को फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और भी लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कि कैस्केड टाइप्स क्या होते हैं, आप लोगों के रिलेशंस कैसे काम करते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन रिलेशनशिप्स, इंडेक्सेस कैसे बनाते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसी के अलावा फैच टाइप क्या होता है, इसी के अलावा n+1 ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, राइट, और आप कैसे n+1 ऑपरेशंस को रिमूव कर सकते हो अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर। ये कुछ बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर्स के, और इनके बारे में कई बार हम ओवरलुक कर जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें स्प्रिंग बूट आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। स्प्रिंग बूट के अंदर और भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिनको समझना जरूरी है। और टेंशन मत लो अगर ये सारे टॉपिक्स आपको देख के लग रहा है कि यार ये सब क्या टॉपिक्स है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। आप अगर एकदम बिगिनर हो ना, तो आप लोगों के लिए ये लेक्चर है। बिकॉज आज का ये जो लेक्चर मैंने बनाया है वो बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो डोंट वरी इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर स्प्रिंग बूट डेटा जेपी, आप तब भी सब कुछ अच्छे से समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए एक काम करो, अभी कभी जाओ वीडियो कर दो लाइक, चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग बूट डेटा जेपी होता क्या भैया, आप इसको इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो आप? वेल, स्प्रिंग बूट डेटा जेपी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप लोग डेटाबेस के ऑपरेशन अपने स्प्रिंग बूट कोड के थ्रू कर सकते हो। हम सभी लोगों को पता डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के अंदर आप लोग परसिस्ट कर सकते हो अपने डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम की बात करो तो इंस्टाग्राम के पास अपना एक डेटाबेस है जिसमें आप लोगों का डेटा स्टोर्ड है, कि अगर आप लोग कभी अपना इंस्टाग्राम बंद करते हो और दोबारा स्टार्ट करते हो तो आपका डेटा उड़ता नहीं कहीं भी, राइट, कोई डेटाबेस के अंदर वो स्टोर्ड होता है। सिमिलर टू दैट हमारे पास भी यहाँ पर डेटाबेस होगा। मैं पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के साथ अपने ऑपरेशन कर रहा हूँ, राइट। पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के अंदर के जो भी टेबल्स हैं, जो भी उसके अंदर डेटा है, उस डेटा को कैसे यूजर तक पहुंचाया जाए, यही तो सारा सारा काम करता है स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए, राइट। तो सपोज करो जैसे यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर मेरे पास एक पेशेंट टेबल है। आज हम एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले हैं। काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट रहने वाला है अपने आप में, जो कि आप अपने रेज्यूमे के अंदर डालोगे तो वो अपने रेज्यूमे के अंदर 4 चांद लगा रहा होगा, राइट। तो अगर सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है जहाँ पर मेरे पास पेशेंट का इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है, राइट, ब्लड ग्रुप वगैरह इनका, और इनकी बर्थ डेट मेरे पास स्टोर्ड है, राइट। अब मुझे कुछ क्वेरी करनी है तो मैं इस टाइप की क्वेरीज लिख सकता हूँ कि मेरे को सारे के सारे पेशेंट का सारा डेटा ला के दो, तो ये देखो यहाँ पर मिल गया। या फिर मुझे उन पेशेंट का डेटा ला के दो जिनका नाम स्टार्ट होता है DI से, तो मुझे ये दिया पटेल और दिशांत शर्मा, ये 2 लोग मिल गए। या फिर मुझे कुछ ऐसा डेटा ला के दो कि जितने भी मेरे पास पेशेंट्स हैं उनके ब्लड ग्रुप्स के हिसाब से उनका मुझे काउंट ला के दो कि AB पॉजिटिव वाले कितने हैं, O पॉजिटिव वाले कितने पेशेंट हैं हमारे पास, राइट। ऐसा कुछ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाना चाहते हैं। तो वेल, एक तरीका तो ये है कि आप लोग अपनी क्वेरी लिखो डेटाबेस के अंदर और डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर क्वेरी रन करो। ये तरीका ठीक है, लेकिन ये स्केलेबल तरीका नहीं है। इस तरीके से हम स्प्रिंग बूट के अंदर एप्लीकेशन नहीं बनाते हैं। हम चाहते हैं ये सारी की सारी जो क्वेरीज हमने यहाँ पर लिखी हैं, ये समहाउ हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर भी रन हो। समहाउ यहाँ का जो डेटा है वो मैप हो जाए पेशेंट क्लास से, क्लास जो कि जावा के अंदर एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर बनेगा, वो सेम चीज मैप हो जाए किससे, इस रो से, राइट। ये रो जो है एक पेशेंट को डिनोट करती है, तो ये कैसे मैप होगी एक पेशेंट से, वो सब हम सीखना चाहते हैं, राइट। और उसी के लिए स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए हमारी हेल्प करता है, सो दैट ये सारे ऑपरेशन हम स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए के थ्रू कर रहे हैं और यूजर को एक बहुत सुंदर सा क्लीन सा इंटरफेस दे सकें, सो दैट यूजर्स को इस तरीके से क्वेरीज रन ना करनी पड़े। तो आई होप स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए क्या होता है, किस काम में आता है, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझ में आ रहा होगा, डीप में हम जा रहे होंगे, ऑलराइट। तो जरा बात करते हैं स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए के बारे में, और उसके लिए ये एक बहुत बढ़िया डायग्राम है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, ये सब समझ में आने वाला है यहाँ से। स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए जो है वो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है ओवर जेपीए। तो स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए समझने से पहले जेपीए को समझना जरूरी है। पहले जेपीए की बात करते हैं, मुझे जेपीए क्या होता है। जेपीए को बोलते हैं जकार्ता परसिस्टेंस एपीआई। इससे पहले इसे जावा परसिस्टेंस एपीआई बोला करते थे, लेकिन फिर ओरेकल ने जावा नाम को अपने पास रख लिया और इसको ओपन सोर्स कर दिया गया, इसीलिए जकार्ता नाम रखा गया इसका। जकार्ता परसिस्टेंस एपीआई इज अ स्पेसिफिकेशन दैट फैसिलिटेट्स ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग इन जेपीए, राइट।
तो इसकी हेल्प से आप लोग ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग कर पाते हो। ये बेसिकली एक स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन को ऐसा समझो जैसे कोई इंटरफेस है, उसने बता दिया कि मेरे पास ये मेथड्स हैं। अब इसको इंप्लीमेंट करने की टेंशन जेपीए नहीं लेगा, इसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे अलग अलग टाइप के लोग, और उनमें से एक लोग है हाइबरनेट भी। हाइबरनेट क्या करता है, जेपीए ने जो स्पेसिफिकेशन दे रखी है उनको इंप्लीमेंट कर रहा होता है। जेपीए क्या स्पेसिफिकेशन बताता है भैया, तो जेपीए बोलता है भाई देखो @entity @table, इस तरीके से कुछ कुछ हमारे पास एनोटेशन होंगी और इनका कुछ कुछ काम होगा। जैसे @entity जो होगी वो आपकी जावा के अंदर उस क्लास के ऊपर आप एनोटेट कर रहे होगे जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप टेबल बना रहे होगे डेटाबेस के अंदर। अगर ये ऊपर से जा रहा है तो डोंट वरी, ये सब हम अच्छे से डिटेल में समझ रहे होंगे। लेकिन जेपीए ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बता रखे हैं कि आपको ये रूल्स एडहियर करने पड़ेंगे अगर आपको हमारी इंप्लीमेंटेशन बनना है तो, राइट। अगर आपको एक जेपीए प्रोवाइडर बनना है तो हाइबरनेट इज वन ऑफ दैट, राइट। हाइबरनेट इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेपीए एंड इट जनरेट्स सीक्वल क्वेरीज। हाइबरनेट लेकिन इकलौता नहीं है, इक्लिप्स लिंक होता है आपके पास, ओपन लिंक होता है आपके पास, ओपन जेपीए भी है आपके पास, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है। लेकिन स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट हाइबरनेट यूज कर रहा होता है। आप चाहो तो इसके अलावा कुछ और भी यूज कर सकते हो। ये सब के सब सेम एंटिटीज लेके आएंगे, सबके सब सेम एनोटेशंस लेके आएंगे, बिकॉज ये सब के सब जेपीए को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। जिस तरीके से एक इंटरफेस को मल्टीपल क्लासेस इंप्लीमेंट कर सकती हैं, सेम टू सेम यहाँ पर जेपीए को मल्टीपल जेपीए प्रोवाइडर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड हाइबरनेट इज वन ऑफ दैट प्रोवाइडर। और हाइबरनेट को हम क्यों यूज करते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर, बिकॉज ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये ऑप्टिमाइजेशन भी लेके आता है काफी सारी अपने अंदर ही। ये अपने आप ही क्वेरीज को अंदर ही अंदर ऑप्टिमाइज भी कर रहा होता है। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द जावा डेवलपर्स आउट देयर दे टेंड टू यूज हाइबरनेट ओनली, राइट। तो अगर आप जेपीए के साथ आगे बढ़ते हो तो आपको ऐसा नहीं कि हाइबरनेट भी सीखना पड़ेगा एकदम डिटेल में अंदर तक घुस के। अगर आप सीखते हो, आपको आता ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्प्रिंग बूट के अंदर एकदम नए हो तो आई वोंट रिकमेंड कि आप सबसे पहले जेपीए के बाद हाइबरनेट के अंदर कूद जाओ। नहीं, आप जेपीए और स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए के अंदर ही काम करो और आप उसी के साथ आगे बढ़ सकते हो। अगर कभी बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई काम आता है आपके पास कि जहां पर एकदम हाइबरनेट डीप लेवल की नॉलेज चाहिए, तो उस टाइम पर आप उस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हो। हाइबरनेट हमारा जेडीबीसी के ऊपर काम करता है, और अगर आप लोग जावा बैकग्राउंड से आते हो तो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि जेडीबीसी क्या होता है। JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्शंस। इसका काम होता है जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने का, राइट। आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग होती है कि मेरा जो डेटाबेस है उसका URL ये है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, अब इस डेटाबेस से अपने जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट कर दो। ये काम कौन करेगा, JDBC करेगा। कैसे करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्राइवर्स होते हैं, है ना। पोस्टग्रेसक्यूएल के अलग अलग ड्राइवर है, पोस्टग्रेसक्यूएल के मल्टीपल वर्जन्स के लिए अलग ड्राइवर है, सीक्वल के अलग अलग वर्जन्स के लिए अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। उन ड्राइवर्स को मैनेज करना, कनेक्शन स्ट्रिंग को मैनेज करना, क्वेरीज को रन करना, वहाँ से डेटा लेके आना, ये सारा सारा काम JDBC का होता है। इतना डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हाइबरनेट ऑलरेडी ये सारा सारा काम कर लेता है। तो हाइबरनेट का काम क्या है, हाइबरनेट बोलता है भाई मैं ना आपकी डेटा को, जो यहाँ से डेटा आ रहा है उसको ऊपर क्लासेस में मैप करने के काम में आऊँगा। आई एम एन ORM मैपिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। ऑब्जेक्ट जो कि डेटा जो कि जावा के अंदर है, और साथ में डेटा जो कि नीचे से आ रहा है, टेबल जो कि नीचे से आ रहा है, उनको मैं कैसे मैप कर सकता हूँ, वो सारा सारा काम हाइबरनेट यहाँ पर कर रहा होगा। इसके अलावा जेपी के अंदर आप कुछ कुछ क्वेरीज लिख सकते हो जिनकी लैंग्वेज होती है JPQL, ठीक है, जकार्ता परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। उस JPQL को कैसे अंडरलाइंग डेटाबेस में कन्वर्ट करना है, वो सारा सारा काम हाइबरनेट ही कर रहा होता है। इसके लिए मल्टीपल डायलेक्ट्स का यूज़ करता है, राइट। डायलेक्ट्स के अंदर कुछ कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जिसके थ्रू ये मैपिंग करता है कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकूँ जिसको JDBC समझ सके। तो हाइबरनेट ये काम भी करता है। हाइबरनेट बेसिकली बीच में एक तरीके से ट्रांसलेटर है, और JPA एक तरीके से स्पेसिफिकेशन है। JPA आप ऐसा समझ सकते हो कि ना एक बहुत बड़ी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी, उसने बोल रखा है कि हमें कुछ ट्रांसलेटर्स हायर करने हैं। अगर आपको हमारे यहाँ पर ट्रांसलेटर बनना है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और आप इस तरीके से काम कर सकते हो। तो हाइबरनेट इज़ वन ऑफ द ट्रांसलेटर, बोलता है कि हाँ आई एम अप फॉर इट, मैं ट्रांसलेटर बन सकता हूँ। उसके बाद ये बताएगा देखो भाई मैं ये JPQL है, ये आपको JDBC को ट्रांसलेट करके देना है, और साथ ही में यहाँ से ये जो डेटा है उसको भी आपको कन्वर्ट करके देना है JDBC को। ये सारा सारा काम हाइबरनेट संभाल रहा होता है, राइट। और JDBC फिर जो है फर्दर डेटाबेस से बात कर रहा होता है। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा फ्लो समझ में आ रहा होगा, JPA से लेकर नीचे तक। तो भैया ये स्प्रिंग डेटा JPA आखिर क्या चीज़ होती है फिर, राइट। आपने JPA बता दिया कि एक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके थ्रू आप लोग ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग कर सकते हो और अच्छे से स्केलेबल तरीके से डेटाबेस से बात कर सकते हो। तो स्प्रिंग बूट डेटा JPA क्या करता है, बस स्प्रिंग बूट डेटा JPA एक और बहुत अच्छी एब्स्ट्रैक्शन है कि JPA तो था, अब स्प्रिंग बूट ने स्प्रिंग डेटा JPA नाम की एक लाइब्रेरी और लाके दे दी है, मिनी फ्रेमवर्क आप कह सकते हो लाके दे दिया है, विच इज एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर on top of JPA to reduce the boilerplate code required to implement data access object।
अब जेपीए के अंदर भी काम करने के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता था, राइट। आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्वेरीज लिखनी पड़ती थी। वो सारी सारी क्वेरीज अब आपको नहीं लिखनी पड़ेंगी, बिकॉज स्प्रिंग डेटा जेपीए ने काफ़ी सारा काम आसान कर दिया है। तो जेपीए ने और फर्दर हमारा काम आसान किया है, उसने और फर्दर हमें फीचर्स ला के दिए, जैसे पेजिनेशन, जैसे क्वेरी लैंग्वेजेस, राइट। बहुत और अच्छे तरीके जो हम अभी आके सीखेंगे भी, वो सब हमें स्प्रिंग डेटा जेपीए के अंदर मिलते हैं। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए आई थिंक पूरा का पूरा फ्लो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऊपर ऊपर से देखने में तो कुछ समझ में आता नहीं है, राइट। हमें अंदर घुसना पड़ेगा, हमें कोड को समझना पड़ेगा, हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होगा। इसके अंदर हम रियल वर्ल्ड क्वेरीज जो चाहिए होती हैं एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को, वो सारी क्वेरीज भी लिखनी होंगी। तो जरा एक काम करते हैं, अंदर घुसते हैं कोड के अंदर। कोड में जाने के लिए आई विल गो टू दिस वेबसाइट कॉल्ड स्प्रिंग डेटा इनिशियलाइजर, और इसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो com.codingshuttle.youtube, और इसका नाम होने वाला है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट चूज़ कर लेंगे। मेवन लैंग्वेज होगी जावा, स्प्रिंग बूट का वर्जन 3.5.3, ये ठीक है। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट, ये मुझे ठीक लग रहा है। पैकेजिंग 4 रहेगी हमारी, और जावा वर्जन 21 हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम डिपेंडेंसी ऐड कर रहे होंगे, तो वेब डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे सो दैट हमें वहाँ पर वेब सर्वर मिल सके। लॉम्बॉक डिपेंडेंसी ऐड कर रहा हूँ मैं, सो दैट मुझे बॉयलर प्लेट कोड कम लिखना पड़े। इसके साथ ही जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेपीए, ये डिपेंडेंसी हम ऐड कर रहे होंगे। यही वो डिपेंडेंसी है जो कि हमें जेपीए के सारे सारे फीचर्स लेके आने वाली है, ठीक है। तो यही वो डिपेंडेंसी है जो मैं बात कर रहा था ना यहाँ पर सबसे टॉप पर, स्प्रिंग डेटा जेपीए, यही वो डिपेंडेंसी है। वो सारे का सारा कोड ला के दे रही होगी। हाइबरनेट के थ्रू, स्प्रिंग डेटा के थ्रू कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, परसिस्ट कर सकते हो अपने डेटा को सीक्वल के अंदर, ये सारा सारा काम इसी के थ्रू हो रहा होगा। उसके बाद हमें क्योंकि पोस्टग्रेसक्यूएल से कनेक्ट करना है, तो इसलिए मुझे पोस्टग्रेसक्यूएल ड्राइवर भी लेके आना होगा, जिसके थ्रू मैं अपने पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट कर पाऊंगा, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं ये 4 डिपेंडेंसीज ऐड कर लेता हूँ, एंड आई विल क्लिक ऑन दिस जनरेट बटन टू जनरेट दिस प्रोजेक्ट, और यहाँ पर हमारी जिप फाइल रेडी हो जाएगी। इस फाइल को हमें अनजिप करना है और ओपन करना है अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर, तो मैं जरा वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर ओपन कर लिया है। इसके बाद अगर आप pom.xml के अंदर जाएंगे तो आप देख पाएंगे ये सारी डिपेंडेंसीज हमने अभी ऐड करी थी, और ये डिपेंडेंसीज यहाँ पर आ चुकी हैं। टेस्ट डिपेंडेंसीज हमेशा ही आ जाती है स्प्रिंग बूट के साथ, तो ये तो आपको मिलेगी, राइट। तो अब सबसे पहला काम हमारा होने वाला है इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कैसे भी करके डेटाबेस से कनेक्ट करना, राइट। हमारे पास डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस कनेक्शन यूआरएल होना चाहिए। अभी फिलहाल हमारे पास जो डेटाबेस है ये लोकली चल रहा है, लोकल होस्ट पर चल रहा है, लेकिन हो सकता है आपका डेटाबेस कहीं और किसी और जगह पर होस्टेड हो, तो भी कनेक्ट करने का तरीका सेम ही रहने वाला है। आपको चाहिए होगा कनेक्शन यूआरएल, आपको चाहिए होगा यूज़र नेम और पासवर्ड। इन 3 पैरामीटर्स के थ्रू आप अपने स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये सब अगर आपको चाहिए कि कैसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मुझे क्या क्या स्ट्रिंग्स चाहिए होंगे, कैसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेंगी यहाँ पर। कोडिंग शटल हैंडबुक हमारी हैंडबुक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं डेटा जेपीए, प्रोडक्शन रेडी फीचर्स, स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स, काफका, माइक्रो सर्विसेज, ये सब जाके फ्री में आप पढ़ सकते हैं, राइट। और यहीं पर हमने लिखा हुआ है कि डेटाबेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये ऐसी कुछ होती है, और मैं जरा ये कॉपी कर लेता हूँ सो दैट आई कैन शो यू एवरीथिंग वन बाय वन, पुट इट इनसाइड माय एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल। ये जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल है, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हो बहुत सारी, और मैंने यहाँ पर अपनी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी है। सबसे पहला काम है मुझे बताना है कि स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल क्या रहने वाला है हमारा, राइट। और यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का यूआरएल बता रहे होंगे। डेटाबेस का यूआरएल यूजुअली ऐसे होता है कि आप लोग पहले बताते हैं कौन सा वाला डेटाबेस है, किस तरीके से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद उसका यूआरएल क्या है। अगर कहीं पर ये रिमोट होस्टेड है तो आप वो भी यहाँ पर बता रहे होंगे इसी तरीके से, HTTP और साथ में उसका पूरा IP एड्रेस या फिर यूआरएल, एंड देन पोर्ट यूजुअली 5432 ही होता है, बाकी आप चेक भी कर सकते हैं। एंड देन डेटाबेस का नेम क्या है, यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम देना चाहता हूँ हॉस्पिटल डीबी, बिकॉज लोकल होस्ट पे मैंने एक हॉस्पिटल डीबी नाम का डेटाबेस यहाँ पर बना रखा है। अगर आपको नहीं पता कैसे आप लोग डेटाबेस बना सकते हैं तो बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले पोस्टग्रेसक्यूएल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है, आपको जाना है पोस्टग्रेसक्यूएल इंस्टॉल यूजिंग होमब्रू अगर आप मैक के अंदर हैं, या फिर चॉकलेटी के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल इंस्टॉल यूजिंग चॉकलेटी अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं, या फिर लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल करना है तो उसके भी अलग तरीके हैं। पोस्टग्रेसक्यूएल डाउनलोड करके अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। एक बार आपका जो डेटाबेस है वो चल गया, उसके बाद आपको इस dbeaver नाम की एप्लीकेशन से उससे कनेक्ट करना है। dbeaver से कनेक्ट कर लेने के बाद आप अपने डेटाबेसेस के अंदर आइए, राइट क्लिक कीजिए और न्यू डेटाबेस पर क्लिक कर दीजिए, राइट। और ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है, क्रिएट न्यू डेटाबेस, राइट। ये सब मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिखा भी रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके टैली कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया हॉस्पिटल डीबी नाम का, और यही सेम नाम मैं यहाँ पर भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो आई जस्ट गो हेयर एंड चूज़
हॉस्पिटल डीबी लाइक सो, और ये कमेंट्स वगैरह मैं यहाँ से हटा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैग भी है, यूज SSL इक्वल्स टू फॉल्स, और हमें SSL यूज़ नहीं करना है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सिक्योर्ड कनेक्शन, लोकल होस्ट पे आप चला रहे हो। बाकी अगर आप सिक्योर्ड कनेक्शन के थ्रू अपने डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हो तो उस केस में आप यूज़ SSL इक्वल्स टू ट्रू करोगे, और ये मोस्टली आप प्रोडक्शन डेटाबेसेस के साथ ही कर रहे होते हो। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। उसके बाद डेटा सोर्स यूज़र नेम हम बताएंगे, बट मैंने कोई नेम नहीं दिया था इसको, इसलिए आई जस्ट कीप इट एज एम्प्टी, और साथ में पासवर्ड भी मेरा एम्प्टी ही रहने वाला है। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन होंगी सो दैट हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाएँ अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को। उसके बाद कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर है स्प्रिंग JPA हाइबरनेट DDL ऑटो। ये DDL ऑटो क्या बताता है कि जब आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करते हो तो DDL को कैसे बिहेव करना चाहिए। DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लेयर, कि DDL को कैसे बिहेव करना चाहिए, और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, दिस विल क्रिएट स्कीमा ऑन रनिंग योर एप्लीकेशन एंड विल ऑल्सो ड्रॉप ऑल स्कीमा वंस यू स्टॉप द एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्रिएट ड्रॉप नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ किया हुआ है, राइट। मैं ये सारे कमेंट्स को यहाँ से हटाता हूँ पहले, और फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। क्रिएट ड्रॉप का मतलब होता है कि जब आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे तो एक नया डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस के अंदर सारी टेबल्स नहीं बनेंगी, और उन टेबल्स के अंदर अगर आप कुछ नया डेटा इनिशियलाइज करना चाहते हो तो वो भी पहली बार होगा, राइट। और जैसे आप अपने एप्लीकेशन को बंद करते हो, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को बंद करते हो, तुरंत कनेक्शन लॉस्ट होगा, डेटाबेस के अंदर एक कॉल जाएगी कि सब कुछ डिलीट करो, तो डेटाबेस सब कुछ डिलीट भी कर देगा। ये आप आइडियली नहीं करना चाहते हो प्रोडक्शन एप्लीकेशन के अंदर, ये आप यूजुअली टेस्टिंग के टाइम पे अपने लोकल एनवायरनमेंट के अंदर ही कर रहे होते हो। क्रिएट ड्रॉप के अलावा एक और कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसे हम कहते हैं क्रिएट। ये क्रिएट क्या करेगा कि जब आप अपने एप्लीकेशन को बंद करोगे तो ये डिलीट नहीं करेगा आपके डेटाबेस को, राइट। डेटाबेस आपका परसिस्ट ही रहेगा, लेकिन जब भी आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपका डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा था वो पहले डिलीट होगा और उसके बाद नया डेटाबेस बनेगा। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिएट ड्रॉप, जिसके अंदर आप जैसे एप्लीकेशन बंद करते हो तो ड्रॉप भी हो जाता है टेबल्स का। यहाँ पर एप्लीकेशन बंद करने पर ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर जब आप दोबारा एप्लीकेशन रन करोगे तब आपका डेटाबेस ड्रॉप होगा। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं अपडेट, ठीक है। अपडेट, ये अपडेट क्या काम करता है? ये अपडेट बोलता है कि जब जब आप अपने स्प्रिंग बूट डेटा JPA के अंदर या फिर अपने एंटिटीज़ के अंदर जब भी आप कुछ चेंजेस करते हैं, आप कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, कोई नई टेबल आप ऐड करना चाहते हैं, कोई नया कंस्ट्रेंट आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी नया आप करना चाहते हैं अगर अपने डेटाबेस के अंदर, तो पहले तो आप यहाँ पर करोगे अपने कोड के अंदर, राइट, और डेटा JPA के थ्रू वो चेंजेस जो हैं वो आपके डेटाबेस के अंदर भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप अपडेट लिखते हो तो वो जो नई चेंजेस हैं वो आपके डेटाबेस के अंदर अपने आप चले जाएंगे। अगर आपने कोई नया टेबल ऐड किया तो वो नया टेबल अपने आप ही डेटाबेस के अंदर बन जाएगा। अगर आपने कोई नया कॉलम ऐड किया तो वो नया कॉलम अपने आप ही डेटाबेस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट वो काम करता है, ये आपके डेटाबेस को डिलीट नहीं करेगा। जब भी आप नया एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, आपका एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन डेटाबेस को डिलीट नहीं करेगा, राइट। ये बस अपडेट किया करेगा उसे जब भी कुछ भी आप नया कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट के अंदर। और ये भी आपको डेवलपमेंट के अंदर ही करना चाहिए, प्रोडक्शन के अंदर ये नहीं करना चाहिए। प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप करोगे वैलिडेट या फिर आप लिखोगे नन, ठीक है। ये 2 चीज़ें ही आपको प्रोडक्शन के अंदर लिखनी चाहिए। इनका मतलब क्या होता है भैया? तो जब आप लिखते हो वैलिडेट, तो वैलिडेट बोलता है कि मैं पहले वैलिडेट करूंगा कि प्रोडक्शन के अंदर जो रिलेशनशिप है और साथ में जो भी ऑब्जेक्ट्स मुझे मिल रहे हैं अपने कोड के थ्रू, ये दोनों के दोनों सेम एंटिटी को या फिर सेम DDL को कन्फर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। और अगर आपने कुछ भी चेंज कर दिया हुआ, आपने अगर एक नया कॉलम ऐड कर दिया, फिर कुछ भी आपने छोटा सा भी चेंज कर दिया अपने JPA के अंदर, तो वहाँ पर ये एरर दे देगा प्रोडक्शन के अंदर कि भाई आप डेटाबेस के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो जो कि अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ आप सिर्फ प्रोडक्शन के अंदर करोगे ताकि कुछ गलती से आप चेंज कर दो और वो चेंज आपके प्रोडक्शन डेटाबेस के अंदर ना ट्रांसफर हो जाए। उसके लिए आप वैलिडेट करते हो सो दैट कि आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाए, रन ही ना हो, वो बेटर है बजाय कि आपका डेटाबेस पूरा ख़राब हो जाए, राइट। या फिर एक हो सकता है कि आप नन कर दो, कि आप अपने यहाँ पर कुछ भी चेंज करते रहो, फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन जो डेटाबेस है उसके अंदर कुछ चेंज होगा ही नहीं, राइट। आप JPA के अंदर नया कॉलम डाल दो, नया टेबल डाल दो, कुछ भी करो, आपके डेटाबेस के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। उसको अगर आपको रखना है तो उसके लिए आप नन करते हो। तो ये भी आप कर सकते हो अपने प्रोडक्शन के अंदर, राइट। तो प्रोडक्शन के अंदर 2 फ्लैग्स आप यूज़ करते हो, या तो नन या वैलिडेट। मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ बिकॉज आप जब लोकल एनवायरनमेंट के अंदर डेटाबेस के अंदर कुछ भी टेस्टिंग कर रहे होते हो तो यूजुअली आप इसे अपडेट पर रखते हो। बाकी आप क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेट्स जस्ट कीप इट एट क्रिएट फॉर नाउ। उसके बाद अगली कॉन्फ़िगरेशन है स्प्रिंग JPA शो सीक्वल, जो बेसिकली आप का कंसोल लॉग के अंदर सीक्वल देखने के काम में आती है। जब हाइबरनेट रन होता है तो वो JPA को सीक्वल क्वेरी के अंदर कन्वर्ट करता है, राइट। जो भी JPQL आपने लिखा, जावा परसिस्टेंस या फिर जकार्ता परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज,
उस क्वेरी लैंग्वेज को सीक्वल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है हाइबरनेट के थ्रू। और अगर आप वो चीज़ें प्रिंट करना चाहते हो कंसोल लॉग के अंदर, और ये भी आप सिर्फ टेस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर या लोकल होस्ट पे ही करना चाहते हो, तो उस केस में आप इसे ट्रू कर दोगे, राइट। प्रोडक्शन के अंदर इसे भी आप फॉल्स ही कर रहे होगे। और ये है कि अगर आप अपनी सीक्वल को फॉर्मेट करना चाहते हो प्रॉपरली, ताकि अलग अलग लाइन में सारी चीज़ें आएँ, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट अलग लाइन में, वेयर अलग लाइन में, तो उसके लिए आप फॉर्मेट सीक्वल कर सकते हो। बाकी मैं इस फॉर्मेट सीक्वल को यहाँ पर फॉल्स ही करना चाहता हूँ, राइट। या फिर आप इसे चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी हमारी हाइबरनेट क्वेरीज होने वाली हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो क्वेरीज जो है वो अलग अलग लाइन में चली जाए। तो इस तरीके से हमारी कुछ कन्फिग्रेशन होती है। कन्फिग्रेशन आई थिंक समझ में आ रही होगी। जो इंपॉर्टेंट कन्फिग्रेशन थी वो यही थी, DDL ऑटो। इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं और ये सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए, राइट। इसके बाद अगला काम होता है इस एप्लीकेशन को रन करना और चेक करना कि कोई एरर तो नहीं आता है, और क्या हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्प्रिंग बूट हमारा जो डेटाबेस हमने बनाया था स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन उसके साथ कनेक्ट कर भी पाता है कि नहीं। तो उसके लिए हम आएंगे अपने मेन क्लास के अंदर, विच इज़ दिस हॉस्पिटल मैनेजमेंट एप्लीकेशन, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रन बटन पर। उसके बाद ये एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकल होस्ट पोर्ट 8080 पर रन होने का ट्राई करेगा, और यहाँ पर देखो ये 8080 पर रन भी हो चुका है, राइट। और यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि एडिड कनेक्शन फॉर दिस डेटाबेस। तो पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस से जब भी आप कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले एक कनेक्शन बनता है, एक कनेक्शन पूल होता है इसके पास। उस कनेक्शन पूल में से एक कनेक्शन आपको भी मिल गया आपके एप्लीकेशन को, तो वो उस तरीके से इसने कनेक्ट कर दिया और ये उस कनेक्शन की आईडी भी दे दी इसने। तो हम बेसिकली सक्सेसफुली अपने डेटाबेस से स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कनेक्ट कर पाए हैं। अब इसके बाद अगला काम होता है कि हम कुछ क्वेरी रन कर पाएँ, राइट। कुछ भी हम यहाँ पर कर रहे हैं वो हमारे डेटाबेस के अंदर भी चेंजेस परफॉर्म हो। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है वो होती है एंटिटीज़ बनानी। तो अब जरा बात कर लेते हैं एंटिटी के बारे में। एंटिटी बेसिकली डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाने के काम में आती है, राइट, या फिर उस टेबल से कन्फर्म करने के काम में आती है आपकी जावा एप्लीकेशन के साथ। तो जिस तरीके से टेबल होती है आपकी डेटाबेस के अंदर, उसी तरीके से एंटिटी होती है आपकी जावा क्लास के अंदर। मैं समझाता हूँ जरा एग्जांपल के थ्रू कि वो क्या होता है। तो सपोज करो मुझे पेशेंट एंटिटी बनानी है या फिर पेशेंट टेबल बनाना है मुझे अपने डेटाबेस के अंदर, और उसके थ्रू मुझे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना है। तो मुझे एक पेशेंट क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पर, पेशेंट, और इसको मैं बनाऊंगा एंटिटी नाम के एक फोल्डर में, तो एंटिटी डॉट पेशेंट इस तरीके से। तो एंटिटी नाम की पैकेज के अंदर मेरी पेशेंट नाम की क्लास बन चुकी है, राइट, दिस इज द पैकेज। और इसको अगर मुझे एंटिटी बनाना है तो आई जस्ट कम हेयर एंड पुट एंटिटी एनोटेशन ऑन टॉप ऑफ इट विच इज़ कमिंग फ्रॉम जकार्ता परसिस्टेंस, ठीक है, ये JPA के थ्रू ही आ रहा है ये सब। तो ये पेशेंट जो है एक एंटिटी बन चुका है, और यहाँ पर अभी फिलहाल एक एरर दे रहा है क्योंकि मैंने आईडी प्रोवाइड नहीं की है। एंटिटी डज नॉट हैव अ प्राइमरी की। जब भी आप कोई एंटिटी बनाते हैं, जब भी आप कुछ टेबल बना रहे हैं, तो आप उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम एक आईडी भी बता रहे होते हैं, ठीक है, टेबल के अंदर, अगर अनलेस वो एक जॉइंट टेबल है। अदरवाइज आप जब भी कुछ नई एंटिटी बना रहे होते हैं तो उस केस में आप एक आईडी बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक आईडी बताना चाहूँगा, और वो हो जाएगी प्राइवेट लॉन्ग आईडी। यहाँ पर आप किसी भी टाइप की आईडी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक लॉन्ग आईडी देना प्रेफर करूँगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे पेशेंट आ सकते हैं टाइम के साथ। तो यहाँ पर ये लॉन्ग जो है वो अपने आप ही एक एक करके आईडी जनरेट करता रहेगा। अगर आपको अपने आप ही आईडी जनरेट करवानी है स्प्रिंग बूट डेटा JPA के थ्रू, तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट कम हियर एंड डू जनरेटेड वैल्यू, और यहाँ पर आप स्ट्रैटेजी बता सकते हैं। डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी होती है। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी स्ट्रैटेजी देना चाहूँगा, जनरेशन टाइप इक्वल्स टू आइडेंटिटी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेबल, सीक्वेंस, आइडेंटिटी, UUID और ऑटो इस तरीके से दिया हुआ है। तो जब आप टेबल करते हैं तो इसके लिए एक अलग टेबल बनती है, और उस टेबल में इस पेशेंट के लिए एक अलग टेबल बनेगी जिसके अंदर सिर्फ इस पेशेंट के नेक्स्ट आईडी की इन्फॉर्मेशन रखी होगी कि मुझे नेक्स्ट आईडी क्या देनी है। पेशेंट जब एक नया बनेगा तो उसको एक नेक्स्ट आईडी क्या देनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन रखी होगी अलग टेबल के अंदर, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ओवरकिल होता है। सेकेंडली सीक्वेंस की, अगर मुझे डिफरेंट टाइप का सीक्वेंस मुझे प्रोवाइड करना है आईडी बनाते टाइम, तो उस केस में आप ये यूज़ कर रहे होते हो। आइडेंटिटी की हेल्प से बेसिकली आप 0 1 2 मतलब 0 से तो नहीं 1 2 3 4 करके अलग अलग लॉन्ग फॉर्म में आप आईडी दे सकते हैं। UUID के अंदर बेसिकली एक यूनिक आईडी जनरेट होती है अराउंड 18 लेंथ की, 18 और 16 लेंथ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उतनी लेंथ की एक आईडी अपने आप यूनिकली जनरेट होती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि सबसे यूनिक आईडी वो होती है, राइट। तो ये वो UUID होती है। अगला होता है हमारा ऑटो, और ऑटो बेसिकली नाम से पता चल रहा हो कि ऑटोमेटिकली जनरेट करता है कि डेटाबेस कौन सा है, किस टाइप का डेटाबेस है, उसके हिसाब से मैं जो उसके लिए प्रेफरेबल टाइप होगा आईडी जनरेट करने का वो यूज़ कर लूँगा। फॉर एग्जांपल ये क्लास पाथ में जाएगा और चेक करेगा कि यहाँ पर तो ये पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस जो है वो कौन से टाइप की आईडी को जनरेट करवाना चाहता है। तो अगर आप ऑटो रखते हो तो ये अपने आप ही फिगर आउट कर लेता है कि मुझे कौन सी आईडी चूज़ करनी चाहिए, और उसके साथ ही आगे बढ़ जाता है।
तो या दीज आर ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन टाइप दैट यू कैन यूज़। उसके बाद ये पेशेंट हम बना रहे हैं, पेशेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या क्या फील्ड्स होने चाहिए वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो आई कैन से कि पेशेंट के पास एक नाम होता है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, इस तरीके से। आई कैन ऑल्सो से कि प्राइवेट, यहाँ पर उसके पास एक डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, राइट। तो आई कैन डू प्राइवेट लोकल डेट, बर्थ डेट। ये एक डिफरेंट क्लास होती है जिसके थ्रू आप डेट्स वगैरह स्टोर कर सकते हो। अगर आपको डेट के साथ टाइम भी स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल कि किस टाइम पर अपॉइंटमेंट दी जा रही है, तो उसमें आपको टाइम भी बताना पड़ेगा, डेट के साथ टाइम। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं लोकल डेट टाइम, और इनके ऑब्जेक्ट वगैरह बना के आप स्टोर कर सकते हैं, वो अपने आप ही चेंज हो जाते हैं डेट और टाइम के अंदर, डेटाबेस के अंदर। मैं यहाँ पर लोकल डेट यूज़ करूँगा बिकॉज बर्थ डेट के अंदर तो डेट ही काफ़ी है हमारे लिए। उसके बाद हम ईमेल बता सकते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल लाइक सो, राइट। इसके अलावा हम जेंडर बता सकते हैं, प्राइवेट जेंडर, राइट। तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बता दी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो पेशेंट क्लास है ये अपने आप ही मेरी पेशेंट नाम की टेबल के साथ कॉन्फॉर्म कर जाए, मतलब उसके साथ रिलेशनशिप बना ले ये, ठीक है। वो मैं चाहता हूँ, और ये काम हाइबरनेट करेगा, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग हाइबरनेट करेगा, वो काम अपने आप हो जाए। तो उसके लिए मुझे इस एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा। बट उससे पहले आपको याद होगा कि मेरे पास ऑलरेडी टेबल्स के अंदर, हॉस्पिटल डीबी नाम के अंदर टेबल के अंदर ऑलरेडी इतने सारी टेबल्स ऑलरेडी स्टोर्ड है। ये किसी पिछले प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन के थ्रू मेरे पास आ रखी है। मैं क्या काम करता हूँ, मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस होल थिंग, डिलीट दिस होल स्कीमा इवन, डिलीट, यस। तो ये मेरे पास अब खत्म हो चुका है, ठीक है। हॉस्पिटल डीबी के स्कीमा के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यू वुड नोटिस कि हमारे पास सिर्फ एक पेशेंट नाम की क्लास होगी जो कि बन जाएगी। तो यहाँ पर पहले एरर आ रहा था एक कि स्कीमा नहीं दिया आपने कोई भी एप्लीकेशन बनाते टाइम। तो मैंने बस क्या किया, स्कीमास के अंदर जाके एक नया स्कीमा ऐड कर दिया, उसका नाम रख दिया पब्लिक, बिकॉज डिफ़ॉल्ट स्कीमा यही होता है, पब्लिक स्कीमा। उसके बाद जब एप्लीकेशन रन हुआ तो इसने अपने आप ही देखो कुछ कुछ काम किया। यहाँ पर हाइबरनेट के लॉग्स लिखे आ रहे हैं। ये कह रहा है ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट पेशेंट कैस्केड। ये बोल रहा है कि भाई देखो अगर पेशेंट नाम की टेबल एग्जिस्ट करती है डेटाबेस के अंदर तो उसको डिलीट कर दो। ऐसा क्यों कह रही है, बिकॉज हमने यहाँ पर डीडीएल ऑटो क्रिएट लिखा हुआ है। क्रिएट क्या करता है, याद करो कि जब भी एप्लीकेशन रन होगा पहली बार तो ये पिछले सब कुछ डिलीट करने का ट्राई करेगा, राइट। तो इसने वही किया, इसने पहले डिलीट करने का ट्राई किया और उसके बाद इसने नई टेबल बनाने का ट्राई किया, विच इज़ दिस क्रिएट टेबल पेशेंट। और इसी तरीके से आप एक नई टेबल बनाते भी हो। ये तो एक नॉर्मल डीडीएल क्वेरी लिखी हुई है सीक्वल की, राइट। सीक्वल की अगर आप सीक्वल में आपको एक नया टेबल बनाना है तो इसी टाइप की आप क्वेरी लिखोगे, क्रिएट टेबल पेशेंट। उसके बाद उसके अंदर जो भी कॉलम्स हैं उनके बारे में आप बताओगे, नेम वेर केयर प्राइमरी आईडी, ये सब चीज़ें आप बताओगे। ये सब इसने बताया। और उसके बाद अगर हम जाएँ यहाँ पर पब्लिक के अंदर टेबल्स के अंदर तो यू वुड नोटिस कि यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक पेशेंट नाम की टेबल बना दी है। फिलहाल ये एम्प्टी टेबल है, इसके अंदर कुछ भी डेटा स्टोर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास एक टेबल बन चुकी है और ये टेबल हमारी हाइबरनेट ने बनाई है। और ये हाइबरनेट काम कर रहा है बिकॉज हमने स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम, राइट। उसके अंदर हाइबरनेट ऑलरेडी आता है। तो ये सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं और ये पेशेंट नाम की टेबल हमारी पेशेंट नाम की क्लास के साथ अटैच हो चुकी है, कन्फर्म हो चुकी है, रिलेशनशिप बना चुकी है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पर कुछ कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पेशेंट नाम के और उनको सेव करता हूँ एंटिटी मैनेजर के थ्रू तो वो अपने आप ही यहाँ पर उसको सेव कर लेगा रिलेशनशिप के अंदर, ऑलराइट। इसी के साथ इसने कुछ और भी चीज़ें की हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे यहाँ पर पेशेंट की प्रॉपर्टीज़ में तो यू वुड नोटिस कि ठीक है ये सारे तो कॉलम इसने बनाए हैं, इन सब का डेटा टाइप वगैरह इसने ये रखा है। अगर आप जाएंगे कंस्ट्रेंट के अंदर तो इसने पेशेंट प्राइमरी की नाम का एक कंस्ट्रेंट भी बना दिया है और इसके अंदर ये आईडी यूज़ कर रहा है, राइट। बिकॉज हमने बोला हुआ है कि भाई देखो आईडी जो है इसकी वो लॉन्ग आईडी रहने वाली है। तो उसके लिए इसने कंस्ट्रेंट भी बना दिया कि भाई देखो एक यूनिक कंस्ट्रेंट रहेगा, आईडी हमेशा यूनिक हो सकती है। मतलब एक ही नाम की आईडी आप दोबारा नहीं डाल सकते इसके अंदर, ठीक है। अगर वन आईडी के साथ कोई पेशेंट है तो वन आईडी के साथ दोबारा पेशेंट नहीं डलेगा बिकॉज यूनिक कंस्ट्रेंट डला हुआ है आईडी के ऊपर, ऑलराइट। इसी के अलावा फॉरेन कीज़ वगैरह आपको अगर देखनी है, इंडेक्सेस वगैरह आपको देखने हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल एक इंडेक्स बन गया है आईडी के ऊपर बिकॉज दिस इज यूनिक। तो इसके ऊपर एक इंडेक्स भी बन गया। इंडेक्स क्या होता है भैया, तो इसकी हम बात अभी इस लेक्चर में भी करेंगे, लेकिन इंडेक्स के थ्रू बेसिकली आप क्वेरी बड़े आसानी से कर पाते हो, या आपकी क्वेरीज को फास्टर कर देता है। और क्योंकि आईडी यहाँ पर यूनिक है तो आईडी के ऊपर इसने अपने आप एक इंडेक्स बना लिया है। इंडेक्स के बारे में भी हम और भी बात करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पेशेंट टेबल बन चुका है। और आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे और भी डिफरेंट टेबल बनाता हूँ एंटिटी के अंदर, कुछ भी मैं बनाता हूँ, अपॉइंटमेंट, डॉक्टर, इंश्योरेंस, कुछ भी एंटिटी बनाता हूँ तो उन एंटिटीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटाबेस के अंदर टेबल अपने आप ही बन जाएगी। हाउ कूल इज दैट, राइट। तो यहाँ पर हमारा एंटिटी रिलेशनशिप तो बन चुका है, मैपिंग हो चुकी है, लेकिन
अब हमें देखना है कि हम इस पेशेंट के साथ क्वेरी कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस पेशेंट टेबल के अंदर पेशेंट डाल सकते हैं, कैसे हम उनको क्वेरी कर सकते हैं, जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको रिपोजिटरी बनानी होती है, ऑलराइट। और उसके लिए मैं बताता हूँ रिपोजिटरी कैसे बनती है। आप जस्ट यहाँ पर आइए जावा क्लास के अंदर और एक पैकेज बनाते हैं रिपोजिटोरी नाम से, और उसके अंदर एक रिपोजिटरी बनाते हैं पेशेंट के लिए, तो पेशेंट रिपोजिटोरी, ऑलराइट। और ये एक इंटरफेस रहने वाला है, इस तरीके से हम इसे बना लेंगे तो एक इंटरफेस बन गया पेशेंट रिपोजिटरी के अंदर। और इसको आप चाहो तो एनोटेशन दे सकते हो @रिपोजिटरी करके, बाकी अगर आप नहीं भी देते हो तो भी काम चलेगा, बिकॉज ये एक इंटरफेस है। और रिपोजिटरी जो है ये बेसिकली एक स्टीरियोटाइप एनोटेशन है, आप जाके देख सकते हैं इसके अंदर कंपोनेंट लिखा हुआ है, सो दैट आप इसका बीन आप मैनेज कर सकें। लेकिन क्योंकि ये इंटरफेस है तो इसका तो कोई बीन बनेगा नहीं, तो ये बस एक नेम सेक के लिए, आप चाहो तो रख सकते हो, आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज दिस इज जस्ट एन इंटरफेस। और ये इंटरफेस अपने आप ही इंप्लीमेंट हो रहा होगा, और इसकी इंप्लीमेंटेशन हमें स्प्रिंग बूट डेटा जेपीआई देता है, उसकी मैं बात करूंगा अभी। तो मैं ये क्यों बना रहा हूँ इंटरफेस, सो दैट हम क्वेरी कर सकें, राइट, अपने पेशेंट के साथ क्वेरी कर सकें। तो पेशेंट रिपोजिटरी एंड दिस इंप्लीमेंट्स और दिस एक्सटेंड्स जेपीए रिपोजिटरी, राइट, जेपीए रिपोजिटरी। और इसके अंदर आपको दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले किस चीज़ की रिपोजिटरी आप बना रहे हैं, क्या टाइप है उसका, तो मैं पेशेंट की रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ, तो पेशेंट एंटिटी यहाँ पे आप डालेंगे पेशेंट, और साथ में उस एंटिटी के अंदर जो आईडी है उसका टाइप क्या है, तो पेशेंट के अंदर जो एंटिटी है उसका आईडी लॉन्ग है, लॉन्ग टाइप की आईडी है, राइट। अगर आप पेशेंट में जाएंगे तो आईडी जो है वो लॉन्ग टाइप की है, राइट, @id जो लिखा हुआ है वो लॉन्ग टाइप पे लिखा हुआ है, दैट्स वाई आप यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और सिर्फ इतना कर लेने के बाद आप इस पेशेंट रिपोजिटरी के थ्रू आप क्वेरी रन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने पेशेंट्स हैं, आप चाहो तो इसके अंदर पेशेंट और नए ऐड भी कर सकते हो। जरा मैं वो सब करके दिखाता हूँ और उसके बाद हम पेशेंट रिपोजिटरी के बारे में और बात करेंगे। अगर हम इसमें यहाँ पर क्वेरी रन करनी है तो एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि आप जाओ टेस्ट फोल्डर के अंदर और यहाँ पर एक टेस्ट बना लो। क्या करना है, बस राइट क्लिक करना है, न्यू जावा क्लास एंड जस्ट कॉल इट पेशेंट टेस्ट्स। यहाँ पर हम पेशेंट रिलेटेड टेस्ट लिख रहे होंगे और उसको मैं एक एनोटेशन दूंगा विच इज स्प्रिंग बूट टेस्ट, जिससे कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की तरह रन करेगा इस क्लास को रन करने पे, और उसके बाद इसके अंदर जितने भी @टेस्ट एनोटेशन के साथ टेस्ट लिखे होंगे उनको रन भी कर देगा। तो ये बेसिकली जे यूनिट की बातें हैं। जे यूनिट अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जे यूनिट नहीं भी पता है तो भी टेंशन मत लो। ये बस इतना समझ लो कि यहाँ पर इस क्लास में जब भी मैं कुछ करूँगा तो वो अपने आप ही रन करने में हेल्प करेगा मेरे रिपोजिटरी या फिर सर्विस लेवल कोड को, बिना एपीआईज बनाए, क्योंकि एपीआईज बनाना हमें ऑलरेडी सीख लिया। अब हमारा काम है मेन स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए को समझना। तो पब्लिक वाइड एंड लेट्स कॉल इट टेस्ट पेशेंट रिपोजिटोरी, ये एक मेथड है, और टेस्ट मेथड के अंदर हमेशा वॉइड रिटर्न टाइप ही होना चाहिए। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्योंकि रिपोजिटरी का मेथड रन करना है तो मुझे उसको ऑटो वायर्ड यहाँ पे करना पड़ेगा, ऑटो वायर्ड प्राइवेट फाइनल पेशेंट रिपोजिटरी, यहाँ से हम फाइनल हटा देते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पर पेशेंट रिपोजिटरी अपने आप ऑटो वायर हो जाएगा और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यूज़ कैसे कर सकता हूँ, तो आई कैन जस्ट डू पेशेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। यहाँ पर आपने देखा फाइंड ऑल मेथड मुझे मिल रहा है, जिसके थ्रू मैं पेशेंट क्लास के अंदर जाके सेलेक्ट क्वेरी रन कर सकता हूँ। इट्स लाइक सेइंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट, कि जितने भी पेशेंट्स हैं वो सब के सब ला के दे दो, और वो यहाँ पर आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ पेशेंट लिस्ट इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और इसको आप चाहो तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो पेशेंट लिस्ट को। तो जरा इसे रन करें। अब इसे रन करना है आपको, तो अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ क्लिक करना है इस रन बटन पे, और ये अपने आप ही सिर्फ ये वाला टेस्ट रन करेगा। अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हो तो इसके अंदर और भी मल्टीपल टेस्ट फंक्शन हो सकते हैं, तो ये सारे रन कर देगा। बट यहाँ पर मैं सिर्फ इसी को रन करना चाहता हूँ, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, और आप देखोगे कि एक टेस्ट रन होगा यहाँ पे। सबसे पहले स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन होगा पूरा का पूरा, ये देखो पूरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन हुआ, एक नया डेटाबेस कनेक्शन बनाया गया यहाँ पर, राइट। और उसके बाद चेक किया गया कि ऑलरेडी अगर कोई टेबल एग्जिस्ट करता है पेशेंट नाम का तो उसको ड्रॉप कर दिया जाए, और उसके बाद एक नया टेबल बनाया गया और एक नया टेबल बन चुका है। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये हाइबरनेट ने सेलेक्ट क्वेरी भी रन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइबरनेट ने यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी रन की, और सेलेक्ट क्वेरी के अंदर इसने सारे फील्ड मांग लिए। तो ये हाइबरनेट के अंदर जो है वो सेलेक्ट स्टार नहीं करता, ये सारे फील्ड्स एक्सप्लिसिटली बता देता है कि मुझे ये फील्ड्स चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार नहीं करेगा, ये सारे फील्ड्स मांग लेगा इसके अंदर जितने भी होते हैं फ्रॉम पेशेंट, और इस पेशेंट के उसने इस तरीके से वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया P10।
तो इस P10 के सारे सारे फील्ड्स मुझे ला के दो। फिलहाल क्योंकि एक भी पेशेंट नहीं है तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। बट व्हाट इफ़ मैं इसके अंदर कुछ डेटा डाल दूँ, तो एक काम करते हैं, पेशेंट के अंदर जाते हैं, डेटा के अंदर, और यहाँ पे कुछ इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे और एडिट, ऐड रो, और यहाँ पे कुछ इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया है, और आप सेव पर क्लिक करेंगे सो दैट आपका डेटा सेव हो जाए यहाँ पर। और एक बार दोबारा से इस टेस्ट को रन करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर दोबारा टेस्ट रन किया, और इस बार आप दोबारा देखेंगे ये सारे लॉग्स प्रिंट हो रहे हैं। अगर आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर टेस्ट के लॉग्स देखने हैं तो जस्ट क्लिक ऑन द टेस्ट। तो हमारे टेस्ट का नाम है टेस्ट पेशेंट रिपोजिटरी, तो इसलिए आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका टेस्ट है। तो इसके अंदर इस टेस्ट रिलेटेड लॉग्स दिखाई देंगे सिर्फ, आप ये इग्नोर कर सकते हैं। ये बेसिकली कुछ कुछ वार्निंग्स आ रही हैं हाइबरनेट रिलेटेड, आप इनको चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो व्हेन यू रन विद दिस, बाकी आप चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो इसने ये वाली हाइबरनेट क्वेरी रन की, जिसमें अगेन इसने सेलेक्ट क्वेरी रन करी है, बिकॉज हम कर रहे हैं फाइंड ऑल। फाइंड ऑल मतलब सारे सारे लेके आओ, सेलेक्ट स्टार क्वेरी करो। और अब यहाँ पर अगेन मुझे लेकिन एम्प्टी मिल रहा है, और ये एक क्वेश्चन जनरेट करता है कि वाई एम आई गेटिंग एम्प्टी नाउ। और रीज़न मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि आपने लगा रखा है क्रिएट, राइट। आपने DDL ऑटो दिया हुआ है क्रिएट, और क्रिएट क्या करता है, क्रिएट पहले डेटाबेस को डिलीट करता है पूरा का पूरा, और फिर नया डेटाबेस बनाता है ना। तो इसने वही किया, इसने पहले पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट किया और फिर नया डेटाबेस बनाया। तो जो भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ था वो सब डिलीट हो चुका होगा। तो अगर यहाँ पर हम जाके देखें, लेट मी फर्स्ट कॉपी दिस इफ़ आई कैन, और इफ़ आई हिट रिफ्रेश यू वुड नोटिस देयर इज़ नथिंग हियर, राइट। तो यहाँ पर क्रिएट की जगह हम कर देते हैं फिलहाल के लिए अपडेट। और अब यहाँ पर दोबारा से इंसर्ट करते हैं कुछ, तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट, ऐड रो, और यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा डेटा सेव हो चुका है। और अब मैंने यहाँ पर अपडेट भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डेटाबेस को डिलीट नहीं करेगा, राइट। तो अब दोबारा रन करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो इस बार आप हाइबरनेट क्वेरी में यहाँ पर देखेंगे कि देखो भाई इसने ड्रॉप वाली क्वेरी नहीं लिखी, ड्रॉप और क्रिएट वाली क्वेरी यहाँ पर नहीं लिखी गई है, राइट। और अब देखते हैं कि टेस्ट के अंदर क्या लिखा गया है। तो टेस्ट के अंदर इसने अगेन सेलेक्ट क्वेरी रन की, और मुझे पेशेंट यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, लेकिन ये पेशेंट प्रिंट करने के लिए जो डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड होता है जावा क्लास का, वो यूज़ कर रहा है, राइट। जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा क्लास का पाथ बताया जाता है, और फिर @ करके हैश कोड बताया जाता है आपके ऑब्जेक्ट का, राइट। तो इस तरीके से तो मुझे टू स्ट्रिंग नहीं कराना है, मुझे तो प्रॉपर पूरा पेशेंट देखना है कैसे होता है। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, या तो आप अपना टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे बताओ, उसके लिए आपको बस कमांड एन करना है, और एक टू स्ट्रिंग मेथड आप जनरेट करवा सकते हैं इस तरीके से, राइट। और आप चूज़ कर सकते हैं कौन कौन से फील्ड आपको प्रिंट कराने हैं। इसके अंदर सारे फील्ड प्रिंट कराने हैं, तो इस तरीके से आप पेशेंट प्रिंट करवा सकते हैं। बाकी आप चाहो तो ये सब ना लिखो, मुझे ये सब नहीं लिखना, और आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो @toString इस तरीके से। और अगर आप चाहते हो कि भाई कोई सा फील्ड जो है वो इग्नोर हो जाए इसके अंदर, इस टू स्ट्रिंग के अंदर ना जाए, तो उस फील्ड को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बर्थ डेट नहीं देखना चाहता, या फिर मैं जेंडर नहीं देखना चाहता, तो आपको बस क्या करना है, @toString.exclude पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये जो बर्थ डेट है ये एक्सक्लूड हो जाएगा टू स्ट्रिंग मेथड में से। तो जरा आप इसे रन करते हैं, तो इस बार ये पूरा पेशेंट ठीक से प्रिंट होगा, बजाय कि ये सब देखने के, ठीक है। रन करते हैं, रन होगा, और हम मेथड पे जाएंगे, और अब देखो पूरा का पूरा ठीक से पेशेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। क्योंकि हमने फिलहाल एक पेशेंट डाला हुआ इसलिए एक ही पेशेंट दिख रहा है, बट इफ़ आई ट्राई टू ऐड अनदर वन, तो अगेन अनदर वन ऐड हो जाएगा। तो इफ़ आई क्लिक ऑन डुप्लीकेट रो, और यहाँ पर ID बता देते हैं इसकी 2, यहाँ पर इसको बता देते हैं ऐसे और शिवम, राइट। यहाँ भी शिवम बता देते हैं इस तरीके से। हिट करो सेव पे, रन करो इसे, तो आप देखोगे इस बार ये सारे के सारे प्रिंट कर देगा जितने भी यहाँ पर पेशेंट्स होंगे। और इसी तरीके से आप क्वेरी कर पाते हो। देखो यहाँ पर इसने दोनों प्रिंट कर दिए, दिस वन और दिस वन, है ना। तो यही होता है, आप अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर पाए अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, और आप साथ में JPA के थ्रू क्वेरी कर पाए। वो क्वेरी अपने आप हाइबरनेट ने कन्वर्ट की इस तरीके से, सो दैट JDBC इस क्वेरी को समझ पाए, और SQL फिर फर्दर इसको समझ पाए, और उसके रिस्पॉन्स को इसने लिया वापस। उसका जो रिस्पॉन्स था जो कि टेबल के अंदर फॉर्मेट में था, उस रिस्पॉन्स को इसने वापस एक नॉर्मल क्लास फॉर्मेट में चेंज किया, और आपके सामने ला के पेश कर दिया इस तरीके से। तो ये सब अपने आप हो रहा है बिहाइंड द सीन। लेकिन ये बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है, ये सब चल कैसे रहा है, जरा आप वो समझना चाहिए, ठीक है। ये रिपोजिटरी काम कैसे कर रहा है, मैंने तो कोई क्वेरी लिखी भी नहीं है, क्वेरी जनरेट कैसे हो रही है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ये सारे सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरव्यूज के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पेशेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल लिखने से हाइबरनेट ने अपने आप क्वेरी जनरेट की, लेकिन ये क्वेरी जनरेट हुई कैसे, अपने आप डेटा आया कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है।
ये पेशेंट रिपोजिटरी जो हमने बनाई है, मतलब ये जेपीए रिपोजिटरी जो एक्सटेंड की गई है, ये जेपीए रिपोजिटरी काम कैसे करती है, इंटरनली क्या चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं जैसे एंटिटी मैनेजर, परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट, ये सब क्या होते हैं, इन सब से ही हमारा स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए बना हुआ है। इन सबको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो नेक्स्ट पोर्शन हमारा रहने वाला है इसके अंदर मैं इसी की बात कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एडवांस क्वेरीज लिख रहे होंगे, उसके अंदर ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं जेपीए रिपोजिटरी। इसके अंदर ऐसा क्या है जो कि हमारी अपने आप क्वेरीज लिखी जा रही हैं, राइट। तो जेपीए रिपोजिटरी जो है ये एक इंटरफेस है बेसिकली, और इसके अंदर ये सारे मेथड्स हैं, और ये जो रिपोजिटरी है और ये जो इंटरफेस है ये इन सभी इंटरफेसेस को एक्सटेंड भी कर रहा है। जैसे देखो, जेपीए रिपोजिटरी इज एक्सटेंडिंग क्वेरी बाय एग्जांपल एग्जीक्यूटर, और साथ में पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी, ये इन दोनों को एक्सटेंड कर रहा है। और साथ में दिस इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग CRUD रिपोजिटरी एंड दिस इज एक्सटेंडिंग द रिपोजिटरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्सटेंड करते हुए ये सारे के सारे मेथड जो आप देख पा रहे हैं ये हमें जेपीए रिपोजिटरी के थ्रू मिल पा रहे हैं। ठीक है, हम अपने कोड में जब जाते हैं एंड व्हेन वी डू पेशेंट रिपोजिटरी एंड व्हेन वी डू दिस डॉट, तो डॉट करने के बाद आपको देखिए ये इतने सारे मेथड मिल रहे हैं मुझे, काउंट, एग्जिस्ट, अपडेट, फाइंड बाय आईडी, सेव एंड फ्लश, काउंट, एग्जिस्ट, राइट, डिलीट ऑल, ये सारे के सारे मेथड कहाँ से मिल रहे हैं, ये सारे मेथड इन सब जगहों से मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, और ये सब इंप्लीमेंट कैसे हो रहे हैं जरा ये भी समझ लेते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे फाइंड ऑल लिखता हूँ, लेट्स गो इनटू दिस जेपीए रिपोजिटरी एंड सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। वेल दिस इज नथिंग फैंसी, ये बेसिकली एक इंटरफेस है, और इंटरफेस के अंदर कोई कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन तो आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पर आपको इंटरफेस के मेथड्स मिलेंगे। ये एक्सटेंड करता है हमारा लिस्ट CRUD रिपोजिटरी को, जिसके अंदर आपको फाइंड ऑल एंड फाइंड ऑल बाय आईडी एंड सेव ऑल मेथड मिलेंगे। एंड इट इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग दिस लिस्ट पेजिनेटिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी, जिसके अंदर आपको ये फाइंड ऑल मेथड दोबारा मिलेगा। एंड देन क्वेरी बाय एग्जांपल एग्जीक्यूटर, जिसके अंदर आपको ये सारे मेथड भी मिलते हैं, जिसके अंदर आप पेजिनेशन का सपोर्ट भी है जिसके अंदर। ठीक है, और फर्दर अगर आप जाएंगे लिस्ट एंड पेजिंग सॉर्टिंग रिपोजिटरी के अंदर, तो आप देखेंगे दिस इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी, जिसके अंदर आपको अगेन फाइंड ऑल मेथड मिलता है विद पेजेबल सपोर्ट, एंड दिस इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रिपोजिटरी। इसका मतलब ये सब ले देखिए एक्सटेंड पे एक्सटेंड किए जा रहे हैं। ठीक है, और फिर फाइनल इंप्लीमेंटेशन का है फिर इनकी। ठीक है, अभी तो हमने बस इंटरफेस देखा, एक इंटरफेस दूसरे को इंप्लीमेंट कर रहा है, दूसरा इंटरफेस तीसरे को इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन फाइनल सबकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ लिखी हुई है, ये CRUD रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहा है जिसके अंदर ये सारे मेथड है, विच इज अगेन एक्सटेंडिंग रिपोजिटरी। ये सब इंप्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है, वेल दिस हैज ऑलरेडी बीन इंप्लीमेंटेड बाय स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए इनसाइड अ कंक्रीट क्लास विच इज कॉल्ड सिंपल जेपीए रिपोजिटरी। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप इसकी इंप्लीमेंटेशन पे जाएंगे, देन यू विल गो हियर टू दिस क्लास विच इज कॉल्ड सिंपल जेपीए रिपोजिटरी, और यही वो क्लास है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करती है। दिस यूजेस समथिंग कॉल्ड एंटिटी मैनेजर टू डू ऑल दी ऑपरेशंस। तो यहाँ पर देखो इसने एंटिटी मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट, जो कि इंजेक्ट हो रहा है स्प्रिंग बूट के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पर सारे मेथड इंप्लीमेंटेड हैं। जैसे ये देखो डिलीट मेथड ये रहा, डिलीट ऑल बाय आईडी ये रहा, फाइंड मेथड भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, गेट बाय आईडी, गेट वन, एग्जिस्ट बाय आईडी, फाइंड ऑल, ये सारे मेथड यहाँ पर इंप्लीमेंटेड हैं। इनकी कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन इस क्लास के अंदर लिखी हुई है, और ये क्लास इंटरनली यूज करती है एंटिटी मैनेजर का। ठीक है, ये जैसे देखो एंटिटी मैनेजर डॉट गेट रेफरेंस, एंटिटी मैनेजर डॉट जनरेट क्वेरी, एंटिटी मैनेजर डॉट सेव, एंटिटी मैनेजर डॉट रिमूव, ऑल दीज मेथड्स आर बीइंग कॉल्ड बाय दिस एंटिटी मैनेजर। इसका मतलब ये एंटिटी मैनेजर जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, है ना। इस एंटिटी मैनेजर को अगर हम समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि ऐसे स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, एंटिटी मैनेजर ही वो एक इंटरफेस है जो कि सारा सारा काम करता है आपकी हाइबरनेट रिलेटेड। ठीक है, और वो कैसे काम करता है जरा वो समझते हैं। देखो एंटिटी मैनेजर को अगर आपको समझना है ना, तो एक चीज़ समझनी जरूरी है पहले, विच इज़ कॉल्ड हाइबरनेट एंटिटी लाइफ साइकिल। जो हमारी एंटिटीज़ है ना यहाँ पर, जो भी हाइबरनेट के थ्रू हमारे पास मिल रही है हमें, इनकी कुछ लाइफ साइकिल होती है, और वही लाइफ साइकिल को मेंटेन किया जाता है एंटिटी मैनेजर के थ्रू, और उसी के थ्रू हमें डेटा भी यहाँ पर मिल रहा है। इस लाइफ साइकिल को समझना बड़ा ज़रूरी है भाई। ठीक है, लाइफ साइकिल को समझते हैं पहले, हाइबरनेट एंटिटी लाइफ साइकिल। तो जब आपने कोई एंटिटी का नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया जावा के अंदर, तो वो एक स्टेट में जाता है विच इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट। अभी ये स्टोर नहीं है डेटाबेस के अंदर, अभी बस ये ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर है। अगर आप इसके ऊपर कुछ कर लोगे, कुछ सेव ऑपरेशन कर लोगे, तब तो ये सेव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। अगर आप इस पर कुछ ऑपरेशन नहीं करोगे तो ये हीप मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ ये गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर सेव, परसिस्ट, अपडेट मेथड कॉल करते हो तो ये परसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है, और जब कोई चीज़ परसिस्टेंट स्टेट में जाती है देन इसका मतलब ये परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जा चुकी है। ठीक है, परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट एक मेमोरी है, एक अलग मेमोरी है जो कि डेटाबेस नहीं है, ये एक नॉर्मल जावा मेमोरी है। जब भी आप कोई नई एपीआई कॉल करते हो तो एक नई परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट बनता ही है। तो ये परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जावा के अंदर एक अलग टाइप की मेमोरी समझ लो, जैसे हीप मेमोरी हो गई, स्टैक मेमोरी हो गई, वैसे एक मेमोरी और है विच इज कॉल्ड परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट। और जब भी आप ये सारे मेथड कॉल करते हो
तो परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चली जाती हैं चीज़ें। और अगर आपने जैसे ही उस सेशन को आपने कमिट कर दिया तो परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट अपने आप ही सिंक्रोनाइज हो जाता है डेटाबेस के साथ, मतलब अपने आप ही इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, ये सब हो जाती हैं जनरेट, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। अगर आपने इनमें से कुछ मेथड कॉल कर लिया तो परसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा ये। अगर आपने कॉल नहीं किया तो ये बेसिकली गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा, ऑलराइट, क्योंकि ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है हीप मेमोरी के अंदर, ये गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप गेट कॉल करते हो एंटिटी मैनेजर का, ये सारे मेथड जो है ना, सेव, परसिस्ट, अपडेट, दीज आर ऑल द मेथड्स ऑफ एंटिटी मैनेजर। ये सब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एंटिटी मैनेजर डॉट रिमूव, एंटिटी मैनेजर डॉट कंटेन, यहीं पे आपको एंटिटी मैनेजर डॉट परसिस्ट भी मिलेगा जब आप सेव करते हो। तो ये सारे मेथड यहाँ पे फाइंड ऑल कर रहे हैं हम, बट आप सेव भी करते हो, राइट, सेव करा आपने तो एंटिटी मैनेजर डॉट परसिस्ट आप कर रहे हो तो उस टाइम पे, ऑलराइट, ये सारे मेथड है यहाँ पर। तो जब आपने ये सब किया तो आप परसिस्टेंट स्टेट में चले गए। जब आप नॉर्मल गेट कर रहे हो, मतलब आपने फाइंड ऑल जब किया, जब हमने रिपोजिटरी के अंदर फाइंड ऑल किया था, राइट, रिपोजिटरी पे जब आप फाइंड ऑल कॉल करते हो तो वो इंटरनली ये फाइंड ऑल वाला जो है वो यहाँ का मेथड कॉल करता है, ठीक है, और ये अपने आप इंटरनली एंटिटी मैनेजर का गेट मेथड कॉल करता है, राइट। तो इसने एंटिटी मैनेजर का जब गेट मेथड कॉल किया तो अगेन आप परसिस्टेंट स्टेट में आ चुके हो, अपने आप आपका डेटा जो परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ चुका है, मतलब आपकी इस सेशन की मेमोरी के अंदर आ चुका है। इसके ऊपर अगर आपने डिलीट कॉल कर दिया, ठीक है, परसिस्टेंट मैनेजर का एक डिलीट मेथड होता है, रिमूव मेथड होता है बेसिकली, वो आपने कॉल किया तो रिमूव स्टेट में चले जाओगे और उसके बाद गार्बेज कलेक्ट हो जाओगे। एक बार रिमूव स्टेट में चले गए तो आप चाहकर भी इसको परसिस्ट दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप रिमूव स्टेट में गए हो तो वापस आप परसिस्ट नहीं कर सकते उसको। लेकिन एक और स्टेट होती है विच इज कॉल्ड डिटैच्ड स्टेट। अगर आपने किसी भी एंटिटी के ऊपर, जो भी आप सपोज करो गेट करके लेके आए थे, या फिर आपने कोई नई एंटिटी के ऊपर सेव मेथड कॉल किया और आप अभी इसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के सेशन में हो, आप अभी बाहर नहीं निकले, एपीआई कॉल के थ्रू बाहर नहीं निकले, अभी आप ट्रांजैक्शन सेशन की हम बात करेंगे वैसे, अभी आप इसी ट्रांजैक्शन ब्लॉक के अंदर हो सपोज करो, और आपने डिटैच कॉल कर दिया एंटिटी के ऊपर, तो आप डिटैच स्टेट में चले आओगे। डिटैच स्टेट का मतलब ये है कि अब जो चेंजेस हैं वो डेटाबेस के अंदर आपको रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, अब ये जो चेंजेस हैं वो डेटाबेस के अंदर सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। अब बेसिकली सिंक्रोनाइज होगा तो रिमूव कॉल होगा, डिलीट कॉल होगा, ठीक है। तो अगर आपने सेव, मर्ज या लॉक कॉल कर दिया इसके ऊपर वापस, तो अब तो आप वापस इसको बचा लोगे और डेटाबेस के अंदर सेव करा लोगे, ठीक है, बिकॉज जब भी आप ये कॉल करते हो तो आप परसिस्टेंट स्टेट में वापस चले आते हो। अगर कॉल नहीं किया इसके ऊपर कुछ भी तो ये भी गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा। तो गार्बेज कलेक्ट होने के बहुत तरीके हैं, आप ट्रांजिएंट स्टेट से भी गार्बेज कलेक्ट हो सकते हो अगर आपने सेव वगैरह कॉल नहीं किया, बिकॉज ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट था। आप परसिस्टेंट स्टेट से डायरेक्टली गार्बेज कलेक्ट नहीं हो सकते। अगर परसिस्टेंट स्टेट से गार्बेज कलेक्ट होना है तो पहले डिलीट कॉल करना पड़ेगा या फिर डिटैच कॉल करना पड़ेगा, इन दोनों से भी आप गार्बेज कलेक्ट हो सकते हो। तो ये हो गया हमारा एंटिटी मैनेजर के मेथड्स और साथ में हाइबरनेट एंटिटी लाइफ साइकिल। ये सारे डिफरेंट हाइबरनेट की एंटिटी की लाइफ साइकिल की स्टेट्स हैं, राइट, ये एंटिटी की स्टेट्स हैं डिफरेंट जिनके थ्रू होकर हमारी एंटिटी जाती है। आप जरा एक एक करके क्वेरी के थ्रू समझते हैं कि जब भी आप कोई क्वेरी रन करते हो तो क्या हो रहा होता है। तो जब भी आपने सपोज करो फाइंड क्वेरी रन, इंसर्ट क्वेरी रन करी, ठीक है, आपने अपने कोड में आके एक एंटिटी बनाई, यहाँ पर आप आ सकते हो, यहाँ पर आप बना सकते हो पेशेंट P1 इक्वल्स टू न्यू पेशेंट ऐसे करके, और यहाँ पर आपने कुछ वैल्यूज़ पास कर दी। अभी मैंने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, बट समझ लो आपकी मैंने इसके अंदर पेशेंट को कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी। आईडी प्रोवाइड नहीं कर सकता वरना सेव मेथड कॉल नहीं होगा, ठीक है, एरर आ जाएगा। आपने यहाँ पर नाम वगैरह पास कर दिया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पास कर दी। उसके बाद यू कैन डू P1 डॉट सेव, तो ये क्या करेगा, पेशेंट रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड कॉल कर देगा, ठीक है, पेशेंट रिपोजिटरी डॉट सेव। और ये जो सेव मेथड है, अगर आप जाओगे इसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे ये इंप्लीमेंट हो रखा है, ये एंटिटी मैनेजर का परसिस्ट कॉल कर रहा है। तो बेसिकली मैं अब यहाँ पे एंटिटी मैनेजर की परसिस्ट के थ्रू बात करूंगा आपसे, क्योंकि इंटरनली तो वही कॉल हो रहा है, राइट, जबकि आपको दिख रहा है आपको एब्स्ट्रक्शन के थ्रू कि मुझे तो बस ये सेव करना है, लेकिन वो एक्चुअली परसिस्ट कॉल हो रहा है। तो यहाँ समझ लेते हैं कि परसिस्ट जब कॉल होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये ट्रांजिएंट स्टेट में है, राइट, P1 अभी आपका ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर है, बिकॉज अभी नया ऑब्जेक्ट बना है। ट्रांजिएंट स्टेट कौन सी होती है भैया, ये वाली ट्रांजिएंट स्टेट है ना। उसके ऊपर जब आपने परसिस्ट कॉल कर दिया तो आप परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चले आओगे, इस वाली स्टेट में चले आओगे, ठीक है, परसिस्ट स्टेट के अंदर, और आपका जो डेटा है वो परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट की मेमोरी में चला जाएगा। अब अगर यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन कमिट हो जाता है तब तो आपकी इंसर्ट डीबी वाली कॉल होगी। अगर ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होता, किसी रीजन से रोल बैक हो जाता है, तो आपकी यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी नहीं होगी। समझ में आ रहा है, ट्रांजैक्शन कमिट और रोल बैक, आई थिंक अगर आप एकदम बिगनर हो तो हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ये एक तरीके से डेटाबेस का ही एक फीचर है जिसके थ्रू आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो अपने डेटाबेस के अंदर। आप कोई ट्रांजैक्शन रन करते हो, उन ट्रांजैक्शन में मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। आप चाहते हो कि वो एटॉमिक रहे ट्रांजैक्शन, मतलब कि या तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो या फिर रोल बैक हो जाए ट्रांजैक्शन, मतलब सारे ऑपरेशन परफॉर्म ना हो। ये एक आइडियल
एटॉमिक क्वेरी का ट्रेट होता है, राइट। तो अगर ट्रांजिशन कमिट हुई तो परसिस्टेंट डेटा ही होता है जो इंसर्ट होता है, अगर ट्रांजिशन कमिट नहीं हुई तो ये डेटा आपका रोल बैक हो जाएगा। अगर आप कोई डेटा को फाइंड करते हो, फाइंड बाय आईडी किया, फाइंड बाय ईमेल किया, फाइंड ऑल किया, कुछ भी किया आपने, तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि क्या ये डेटा ऑलरेडी परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो नहीं पड़ा, ताकि आपको डेटाबेस की क्वेरी बच जाए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट तो बड़े काम की चीज़ है यार। इसका काम ये भी है कि ये फर्स्ट लेवल कैश की तरह काम करता है। दिस इज योर फर्स्ट लेवल कैश। इसके अंदर पहले चेक कर लिया था कि क्या डेटा ऑलरेडी पड़ा तो नहीं है। इसी सेशन के अंदर हो सकता है हमने पहले कभी कॉल कर दिया हो, अगर कॉल कर दिया था तो डेटा वहाँ पड़ा होगा। इसको अगर समझ रहे हैं ना अच्छे से, आगे बढ़ने से पहले जरा इसको समझते हैं अच्छे से कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझना है तो ये टेस्ट के अंदर काम नहीं हो पाएगा, बिकॉज टेस्ट की तो आदत है रोल बैक कर देने की, ठीक है। टेस्ट बेसिकली किसी काम की नहीं, मतलब टेस्ट के अंदर आप कोई एक्चुअल ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। आप डेटाबेस के अंदर सेव वगैरह नहीं कर सकते अच्छे से, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देता है। इसके लिए हमें ना अपनी सर्विस बनानी पड़ेगी। तो लेट्स गो हेयर, न्यू क्लास, लेट्स क्रिएट अ सर्विस डॉट पेशेंट सर्विस, ठीक है। और एक नॉर्मल सर्विस बनाते हैं एंड लेट्स डू रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर प्राइवेट फाइनल पेशेंट रिपोजिटरी, और यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक गेट पेशेंट, और यहाँ पे हम आईडी पास कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। गेट पेशेंट बाय आईडी कर लेते हैं इसका नाम। तो ये जो पेशेंट का कॉल है ये हमारा बेसिकली सर्विस लेवल का मेथड है, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा पेशेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, राइट। और यहाँ पर हमने आईडी पास कर दी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से करता हूँ पेशेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, देखते हैं क्या होता है। फाइंड बाय आईडी, राइट। और एक काम करते हैं यहाँ से ना रिटर्न भी कर देते हैं, तो पेशेंट P1 equals to this and let's do patient P2, patient P2 equals to this and this is actually optional, this gives optional। तो यहाँ पर हमें और else throw भी लगाना पड़ेगा, और else throw कि अगर मिल गया इस आईडी का पेशेंट तो ठीक है, अदरवाइज आप एक्सेप्शन थ्रो कर दो। यहाँ पर हम चाहें तो अपना एक्सेप्शन भी बता सकते हैं कौन सा थ्रो करना है, बट फिलहाल के लिए ठीक है। एंड लेट्स रिटर्न एनी वन ऑफ दैम, P1 रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, ऑलराइट। और इस मेथड को मुझे कॉल करना है तो या तो मैं कंट्रोलर के थ्रू कॉल करूँ या फिर मैं चाहूँ तो टेस्ट के थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ। तो एक टेस्ट बनाते हैं @टेस्ट पब्लिक वॉइड, और टेस्ट लिखने का एक तरीका होता है टेस्ट मेथड लिखने का। ये सब मैंने बहुत अच्छे से अपने कोर्स के अंदर समझा रखा है, जहाँ पर मैंने JUnit Mockito बहुत क्लियरली समझा रखा है, बहुत अच्छे से डिटेल में। तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेस्ट ट्रांजैक्शन मेथड्स, राइट। और मैं यहाँ पे अपनी सर्विस को भी इंजेक्ट करा लेता हूँ @AutoWired प्राइवेट पेशेंट सर्विस, और जरा पेशेंट सर्विस का वो मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। तो पेशेंट इक्वल्स टू पेशेंट सर्विस डॉट गेट पेशेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी पास करता हूँ मैं 1 एंड लेट मी जस्ट प्रिंट दिस पेशेंट लाइक दिस। कूल। तो मैंने अभी कुछ खतरनाक काम नहीं किया, अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन वगैरह रन नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शनल कॉन्टेक्स्ट ठीक से काम नहीं करेगा। एंड लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय दैट। लेट्स जस्ट क्लिक ऑन दिस रन बटन एंड सी व्हाट हैपेंस इन द लॉग्स। तो अभी फिलहाल हमारा सिर्फ ये वाला टेस्ट रन होगा, ठीक है, ऊपर वाला टेस्ट रन नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट ट्रांजेक्शन मेथड्स, और यहाँ पर हमारी 2 बार सेम मेथड कॉल हुआ है, 2 बार सेम मेथड कॉल हुआ है। कैसा क्यों हुआ भैया? क्योंकि अभी यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन मैनेज नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर अभी हर एक मेथड जो है वो अपनी खुद की ट्रांजेक्शन बनाता है और वो खत्म हो जाता है। वी आर नॉट मेंटेनिंग अ ट्रांजेक्शन हेयर, बट व्हाट इफ यू मैनेज अ ट्रांजेक्शन हेयर? इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर आओ और आप बोल दो कि ये जो मेथड है ये ट्रांजेक्शनल मेथड है, दिस इज कमिंग फ्रॉम जकार्ता परसिस्टेंस। ये बेसिकली ट्रांजेक्शनल मेथड जो है ना वो डेटाबेस की ट्रांजेक्शन के साथ ही काम करता है। इसका मतलब यहाँ से हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे ये मेथड कंप्लीट होगा बिना किसी एरर के तो ट्रांजेक्शन कमिट भी हो जाएगी। अगर इस मेथड में कोई भी एरर आ गया तो इस मेथड में जो भी चेंजेस किए थे आपने डेटाबेस के अंदर वो सारे रोल बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल एनोटेशन है ट्रांजेक्शनल, बिकॉज ये आपकी डेटाबेस के अंदर ट्रांजेक्शन को रन करने काम में आती है, ठीक है। तो डेटाबेस में जो ट्रांजेक्शन बनी, मतलब ट्रांजेक्शन को स्टार्ट किया, रोल बैक किया, कमिट किया, ये सब मैंने अगेन बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा अपने स्प्रिंग बूट 0 to 100 कोर्स के अंदर। ट्रांजेक्शन को आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं इसे। बाकी हम यहाँ पर समझते हैं कि अब मैंने ट्रांजेक्शन बना दिया अगर, तो क्या होगा, ये सारा डेटा जो है वो हमारे
परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी जाएगा। तो अर्लियर जैसे यहाँ पर दो एपीआई कॉल हो रही थी ना डेटाबेस की, अब जरा देखते हैं, रन करते हैं इसको दोबारा से। अब देखो सिर्फ एक डेटाबेस कॉल हुई है, सिर्फ एक डेटाबेस कॉल हुई है। क्यों हुई है? तो अब आप चाहे कितनी बार भी कॉल कर लो सेम ही आर्ग्यूमेंट के साथ, ये डेटा एक्चुअली एक ट्रांजेक्शन के अंदर आ चुका है। ठीक है, आपकी एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। आप जो भी सारे ऑपरेशन होंगे, ये सारे सारा जो डेटा यहाँ का होगा, वो सारा सारा हमारे परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। जब तक ये मेथड पूरा कॉल नहीं हो जाता, उसको हम सेशन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जब आपने ये किया तो ये डेटा आपने ट्रांजेक्शन के अंदर स्टोर कर लिया, अपने ट्रांजेक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, फिर परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली। और फिर जब आपने दोबारा कॉल करने का ट्राई किया तो आप सेम ही चीज़ कॉल कर रहे हो, तो पहले यहाँ पे चेक कर लो कि भाई इस आईडी के थ्रू क्या कॉल किया गया था, यूज़र मिल रहा है क्या डेटाबेस के अंदर, मतलब परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। वो मिलेगा हाँ भाई परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये डेटा है इस आईडी के साथ, तो बोलेगा ठीक है, मुझे हाइबरनेट कॉल करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो P1 मिला था ना वही P2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, P1 एंड P2 आर नाउ द सेम ऑब्जेक्ट। अगर मैं करता हूँ ना यहाँ पे P1 इक्वल टू P2, अगर मैं करता हूँ एस आउट P1 इक्वल्स टू P2, गैस व्हाट यहाँ पे प्रिंट होगा, बिकॉज दीज टू आर द सेम ऑब्जेक्ट्स, आई एम गोइंग टू गेट ट्रू हेयर। ऑलराइट, लेट्स सी, यू सी आई एम गेटिंग अ ट्रू। ऐसा भी नहीं है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं उनके अंदर वैल्यू सेम है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट सेम जगह को रेफरेंस भी कर रहे हैं। ये सब हो पा रहा है हमारा परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। और एंटिटी मैनेजर भी अब समझ में आ रहा है वो कि क्या काम कर रहा है। ठीक है, एंटिटी मैनेजर ही है जो हमारे डेटाबेस के थ्रू सारे ऑपरेशन कर रहा है। ये जो ऑपरेशन करता है वो सारे वो स्टोर करता है उनका रिजल्ट परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और एंटिटी मैनेजर का ही यूज़ करती है हमारी रिपोजिटरी। रिपोजिटरी के थ्रू हम अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, तो हम सारा काम जो कर रहे हैं वो डायरेक्टली एंटिटी मैनेजर के थ्रू ना करके रिपोजिटरी के थ्रू कर रहे हैं। बाकी आपको कोई भी मना नहीं कर रहा, आप चाहो तो एंटिटी मैनेजर के थ्रू भी काम कर सकते हो, राइट। यू कैन जस्ट इंजेक्ट इट प्राइवेट फाइनल एंटिटी मैनेजर and you can call all these methods, like you can call the save method, find method, persist method, all these methods you can call here as well. But since आपके पास एक बहुत अच्छी abstraction है, then people don't use it anymore, right? Actually हुआ क्या कि जब आपने यहाँ पर find by id कॉल किया तो you went into this state called persistent state, right? और यहाँ पर आप जब भी कुछ भी चेंजेस करोगे ना, वो अपने आप ही persistent state में ही होंगे ऑपरेशन, और अपने आप डर्टी चेकिंग होती है और सेव हो जाता है। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है कि अब अगर मैं ये भी करता हूँ ना यहाँ पे आके, सपोज आई डिड P1 डॉट सेट नेम, आई थिंक वी डोंट हैव सेटर्स एंड गेटर्स हियर, लेट्स जस्ट ऐड गेटर्स एंड सेटर्स। एक और छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, @setter, मैंने यहाँ पे गेटर सेटर लगा दी और मैंने बोला भाई P1 का जो नाम है ना वो चेंज कर देते हैं, सेट नेम, और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया लेट्स से यो। ठीक है, बस इतना चेंज किया। अब मैं यहाँ पे P1 को सेव भी नहीं कर रहा, आई एम नॉट कॉलिंग दिस अगेन, लाइक आई कैन कॉल दिस, आई कैन कॉल person patient repository dot save this P1 and I should actually, but I am not going to do that because this is in a transactional context. Transactional context के अंदर है, इसका मतलब इसका state transactional बन चुका है। तो जब ये commit होगा तो dirty checking होती है कि भाई मैंने कुछ भी change तो नहीं किया था इसके अंदर, अगर वो change किया था तो update कॉल अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखना अपने आप ही पेशेंट जो P1 है उसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं बिना सेव किए इसको, आप देखेंगे सेव हो जाएगा ये बिना सेव को कॉल किए, और यही खास बात है इस ट्रांजेक्शनल की। और देखो अपडेट कॉल हुई, राइट, यहाँ पर अपडेट कॉल हुई, और यहाँ से जो मुझे पेशेंट मिल रहा है उसका नाम भी चेंज हो चुका है, यो। और ये जो पेशेंट है ये मेरा डेटाबेस के अंदर भी अपडेट हो गया होगा, देखा आपने। तो अपने आप ही P1 का सेट नेम किया हमने, तो हमने क्या किया, हमने इस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया और वही ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न कर दिया। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो परसिस्टेंट स्टेट के अंदर है, तो इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे उनको डर्टी चेक किया जाएगा ड्यूरिंग द कमिट फेज, और कमिट फेज पर जब चेक किया गया तो देखा गया कि इसको तो अपडेट करने की जरूरत है, तो इसलिए अपडेट क्वेरी भी जनरेट हो गई और डेटाबेस के अंदर सेव भी हो गया। तो इसीलिए ये परसिस्टेंट स्टेट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, जैसे जैसे हम और भी चीज़ें सीखेंगे इसके अंदर, क्वेरीज वगैरह करेंगे, ऑप्टिमाइज क्वेरी करेंगे, JPQL वगैरह सीखेंगे, उनके अंदर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अब हम रिपोजिटरी के कुछ और मेथड्स की बात करते हैं और साथ में कुछ एंटिटी रिलेटेड एनोटेशंस की भी बात करते हैं। तो उसके लिए मैं आऊँगा पहले पेशेंट एंटिटी के अंदर, और इसके अंदर मैं कुछ और एनोटेशंस आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक एनोटेशन होती है @table एनोटेशन, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस की टेबल की कन्फिग्रेशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेबल का नाम चेंज करना है तो यू कैन जस्ट डिफाइन द नेम हेयर। राइट नाउ दिस इज बीइंग कन्फर्म टू पेशेंट टेबल। ठीक है, पेशेंट नाम की टेबल बन रही है विद स्मॉल p। होता क्या है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता ना पेशेंट टेबल इस तरीके से, तो ये अपने आप चेंज हो जाता है इसके अंदर पेशेंट
अंडरस्कोर टेबल, इस तरीके से। तो ये अपने आप इसको स्नेक केस में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड स्नेक केस, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड कबाब केस, दिस वन इज कॉल्ड स्नेक केस, राइट। तो ये अपने आप इसको कैमल केस से हटा के स्नेक केस में कन्वर्ट कर देता। बट आप नहीं चाहते ऐसा हो, आप चाहते हो कि भाई मैं कुछ नाम बताना चाहता हूँ, सिर्फ वही नाम फॉलो होना चाहिए, तो यू कैन डिफाइन दैट नेम हेयर। यू कैन जस्ट से कि दिस शुड बी कॉल्ड पेशेंट टेबल, लाइक सो। तो आप ये जो टेबल बनेगी पेशेंट की, वो पेशेंट TBL नाम से बनेगी। इसी के साथ ही टेबल में अगर आप जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऐड यूनिक कंस्ट्रेंट और यू कैन ऐड इंडेक्सेस ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो ऐड स्कीमा हेयर। होता क्या है, कंपनी के अंदर जब डेटाबेस बनता है ना, तो अलग अलग स्कीमा बनते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। HR डिपार्टमेंट का स्कीमा अलग होगा, सो दैट आप वहाँ पे परमिशन को मैनेज कर पाओ कि HR को हम पासवर्ड की परमिशन नहीं देना चाहते, तो सिर्फ HR रिलेटेड डेटा स्कीमा उस स्कीमा में जाएगा, तो आप स्कीमा लेवल पे परमिशन लगा सकते हो। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला, बट ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। आप बेसिकली टेबल को अलग अलग स्कीमा में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमारा सब कुछ पब्लिक स्कीमा के अंदर है, बट यू कैन वेरी वेल एडजस्ट विच टेबल टू गो इनसाइड विच स्कीमा एज वेल। हेयर यू कैन ऐड यूनिक कंस्ट्रेंट। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय दैट। तो होता क्या है कि आप कई बार चाहते हो कि जो आपका डेटा है उसमें कुछ कुछ यूनिक कंस्ट्रेंट लगे। फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता कि सेम ईमेल के 2 बंदे मेरे डेटाबेस के अंदर कभी भी आएँ, और कभी भी मैं डालने का ट्राई करता हूँ 2 सेम ईमेल के लोग, तो उस केस में मुझे एक्सेप्शन थ्रो हो जाना चाहिए कि भाई ये तो अलाउड नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट में गए एंड देन आप यहाँ पे आके डाल सकते हो यूनिक कंस्ट्रेंट इस तरीके से, और यहाँ पर आप बताएंगे कॉलम नेम्स। बट उससे पहले ये एक एरे होता है, क्योंकि आप एरे के अंदर बता रहे होते हो सब कुछ, तो आप यहाँ पे मल्टीपल यूनिक कंस्ट्रेंट्स भी बता सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो मैं जैसे पहले यहाँ पर एक यूनिक कंस्ट्रेंट बता रहा हूँ, बट मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और बता सकता हूँ यूनिक कंस्ट्रेंट। तो पहले पहला वाला यूनिक कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं, एंड लेट्स नेम इट समथिंग। लेट्स नेम इट यूनिक पेशेंट ईमेल, लाइक सो। और अब मुझे यहाँ पर कॉलम बताने पड़ेंगे, कॉलम नेम्स, कि मुझे कॉलम नेम्स क्या क्या रखने हैं। तो मैं यहाँ पर अगेन एरे में बताऊँगा ईमेल। तो मैंने यहाँ पर एक यूनिक कंस्ट्रेंट बना लिया है ईमेल के ऊपर इस तरीके से। तो अब क्या होगा, अपने आप ही एक यूनिक कंस्ट्रेंट बनेगा डेटाबेस के अंदर भी। अगर आपको पता है कि SQL के अंदर यूनिक कंस्ट्रेंट कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही काम आसान हो जाएगा आपको ये समझना। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि यहाँ से भी अपने आप हाइबरनेट आपके लिए एक क्वेरी जनरेट करेगा यूनिक कंस्ट्रेंट जनरेट करने की। अगर मुझे और भी यूनिक कंस्ट्रेंट जनरेट करने, फॉर एग्जांपल 2 कॉलम्स के बेसिस पे करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई नेम और बर्थ डेट वाले लोग जो हैं वो एक यूनिक बन जाए, मतलब कि यूनिक पेशेंट नेम बर्थ डेट। इसका मतलब क्या है कि देखो भाई 2 अनुज नाम के लोग हो सकते हैं, और 2 ऐसे लोग भी हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर जिनका सेम बर्थ डेट हो, लेकिन मेरे डेटाबेस के अंदर 2 ऐसे लोग नहीं हो सकते जिनका नाम भी अनुज है और बर्थ डेट भी सेम है। ऐसा अलाउड नहीं होगा। आप उसके लिए आपको बस कॉलम नेम्स के अंदर 2 कॉलम बताने होंगे। यहाँ पे पहला कॉलम हो जाएगा मेरा नेम का, और दूसरा कॉलम हो जाएगा मेरा बर्थ डेट का, इस तरीके से। तो अब हमारे पास एक और यूनिक कंस्ट्रेंट बन जाएगा। जब आप यूनिक कंस्ट्रेंट बना रहे होते हो ना, तो ये चेकिंग करता है बेसिकली। जब भी नया इंसर्ट ऑपरेशन होता है तो वहाँ पर आपकी चेकिंग जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन डेटाबेस के अंदर कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, राइट। तो इसीलिए आप यूनिक कंस्ट्रेंट थोड़ा सा देख के बनाते हो कि बनाने की नीड है भी कि नहीं है। इसके साथ ही एक तीसरी चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होते हैं भैया? इंडेक्सेस बेसिकली आपके डेटा रिट्रीवल के टाइम पे क्वेरी को फास्ट करने के काम में आते हैं। होता क्या है कि अगर आपने ईमेल के ऊपर एक इंडेक्स बना लिया, वैसे तो ईमेल के ऊपर इंडेक्स अपने आप बन जाएगा बिकॉज यहाँ पर हमने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया है, बट सपोज करो मैंने बर्थ डेट के ऊपर एक इंडेक्स बना लिया। इससे क्या होगा कि जब मैं बर्थ डेट के बेसिस पर क्वेरी करूंगा अपने डेटाबेस के अंदर, तो क्वेरी फास्टर होंगी, क्योंकि ऑलरेडी एक इंडेक्स बन चुका होगा मेरे डेटाबेस के अंदर। इंडेक्स को ऐसे समझो जैसे जब आप कोई बुक खरीद के लाते हो तो उसके अंदर शुरुआत में कुछ इंडेक्स के पेजेस होते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर पे जाना है तो पहले आप उस चैप्टर को इंडेक्स में ढूंढते हो, आपको पेज नंबर दिखता है, फिर आप उस पेज नंबर पर डायरेक्टली जा सकते हो, अपनी क्वेरी को फास्ट कर सकते हो, वरना आपको एक एक करके पेज पलटना पड़ेगा, राइट। डेटाबेस भी सेम काम करता है। डेटाबेस में आप जब भी कुछ सर्च करते हो तो डेटाबेस एक एक करके रो को पढ़ता है, लेकिन आप उस क्वेरी को फास्टर कर सकते हो बाय क्रिएटिंग सम इंडेक्स। दिस इंडेक्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स। आपकी हैशिंग एल्गोरिदम होती है, कई बार बी ट्रीज यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप की एल्गोरिदम यूज होती हैं टू क्रिएट योर इंडेक्स टेबल। और फिर पहले क्या होता है, जब भी आप क्वेरी कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ डेट, तो पहले बर्थ डेट वाली इंडेक्स टेबल के अंदर ढूंढा जाएगा कि भाई किस रेंज में मुझे ये डेटा मिल सकता है। उसके बाद सीधा उस रेंज में जाके सर्च कर लो, तो मेरी क्वेरी जो है वो फास्टर हो जाती है, ठीक है। जो बिग ओ एन में जा रही थी वो बिग ओ ऑफ लॉग एन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये लॉग एन तक आपकी क्वेरी को फास्ट करने काम में आता है इंडेक्सेस।
लेकिन यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ये डेटा भी कंज्यूम करता है, और साथ में इसके अंदर इंसर्ट ऑपरेशन भी अब स्लो हो जाएगा, बिकॉज जब भी आप कुछ नया इंसर्ट करोगे तो उसके रिलेटेड इंडेक्स भी ऐड होगा हमारे इंडेक्स टेबल के अंदर। तो यहाँ पर ये कैविएट है, लेकिन सर्च आपका फास्ट हो जाता है। तो इंडेक्स आप बता सकते हो अलग अलग टाइप के, तो यहाँ पर बताऊंगा @इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर मैं बताऊंगा नेम, और बताने का कुछ तरीका होता है, आप बता सकते हैं IDX पेशेंट बर्थ डेट लाइक सो। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी कॉलम लिस्ट बता सकते हैं, और इसके अंदर मैं बताऊंगा अपनी कॉलम लिस्ट के अंदर इक्वल्स टू बर्थ डेट, इस तरीके से। अगर आपके 2 कॉलम्स हैं तो आप कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे कॉलम नेम बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल बर्थ डेट एंड देन कॉमा ईमेल लाइक सो। अगर आपका एक ही है तो आप एक बताएंगे इस तरीके से, तो अपने आप एक इंडेक्स जनरेट हो जाएगा। और जब भी आप फाइंड बाय बर्थ डेट करेंगे या फिर फाइंड बाय हुज बर्थ डेट इज ग्रेटर देन दिस, मतलब कि आपको 18 साल से ज़्यादा के लोग चाहिए अपने पेशेंट लिस्ट के अंदर, मतलब कुछ भी क्वेरी करनी है बर्थ डेट के ऊपर करनी है, तो वो क्वेरी फास्ट हो जाएगी आपकी। तो जरा इसे रन करते हैं और देखते हैं हाइबरनेट इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या चेंजेस करने वाला है हमारे डेटाबेस के अंदर, और क्या क्या क्वेरीज रन होंगी। तो उसके लिए मैं बस अपने एप्लीकेशन को रन करूँगा, और यहाँ पर एप्लीकेशन तो ठीक से रन नहीं हुआ, एरर आया, बट लेकिन तब भी हम हाइबरनेट के लॉग्स देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो क्रिएट टेबल पेशेंट टेबल, एक नई टेबल क्रिएट हो गई है, ठीक है, पेशेंट टेबल नाम से, क्योंकि हमने DDL ऑटो को अपडेट लिखा हुआ है, तो कोई नया कुछ पुराना डेटा तो डिलीट होगा नहीं, लेकिन एक नई टेबल जनरेट हो गई है। क्यों? पिछले वाली टेबल का नाम रिनेम क्यों नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप एक नया कॉलम, अगर आप किसी कॉलम नेम को रिनेम करते हो तब भी एक नया कॉलम बनेगा, पुराना कॉलम डिलीट नहीं होगा टेबल में से। अगर आप टेबल का नाम चेंज करते हो तो पुरानी टेबल चेंज नहीं होगी, नई टेबल बनेगी। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिनका ध्यान रखना होता है। तो भैया मुझे प्रोडक्शन के अंदर अगर अपने टेबल का नाम चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए आपको माइग्रेशन रन करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे टूल आते हैं, फ्लाईवे टूल है, और भी बहुत तरीके होते हैं जिनसे आप प्रोडक्शन लेवल पे अपनी माइग्रेशन कर सकते हैं। एक अलग टॉपिक है जो कि आप बोलोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर फ्यूचर में। बाकी ये मैंने अगेन अपने स्प्रिंग बूट 0 to 100 कोर्स के अंदर सिखा रखा है, जो कि आप जाके देख सकते हैं, और भी उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स उसके अंदर कवर्ड है, ठीक है। माइग्रेशन विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो डेटाबेस के अंदर टेबल पे अगर हम रिफ्रेश करें, we have the patient table from before, but now we again have another table which is called patient TBL. This is a newly created table, alright। और इसके अंदर अगर हम जाएं इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से, तो आप कंस्ट्रेंट में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी कंस्ट्रेंट हैं। पहले तो सिर्फ एक कंस्ट्रेंट बना था ID नाम से, अब बहुत सारे बन गए हैं। पहले सिर्फ ये था प्राइमरी की वाला, राइट, जो कि ID के ऊपर था, बट अब एक और बन चुका है पेशेंट ईमेल वाला, जो हमने अभी बनाया था, राइट, पेशेंट ईमेल, और इसका नाम भी वही है जो हमने रखा था। और एक और है यूनिक पेशेंट नेम और बर्थ डेट, जो हमने अभी भी बनाया था, राइट, यूनिक पेशेंट नेम बर्थ डेट। तो इसने बेसिकली नेम और बर्थ डेट के टपल पे एक कंस्ट्रेंट बना दिया कि इस पेयर के लोगों को दोबारा से स्टोर नहीं करना है। अनुज जिसका बर्थडे 27 अगस्त को आता है उसको दोबारा स्टोर नहीं करना है, ठीक है। अनुज जिसका बर्थडे 28 अगस्त को आता है उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और साथ में इंडेक्स भी बना दिया होगा। लेट्स गो इनटू द इंडेक्सेस नाउ एंड सी। तो यहाँ देखो इंडेक्सेस कुछ कुछ बन गए हैं, लेकिन एक हमारा भी इंडेक्स बना है जिसका नाम हमने रखा था इंडेक्स पेशेंट बर्थ डेट, ये हमारा वाला इंडेक्स है, राइट। और कुछ कुछ इंडेक्स अपने आप ही बनाया था ये हाइबरनेट, जैसे कि ये प्राइमरी की ID वाला तो बनाई गई, क्योंकि ID के ऊपर आप क्वेरी करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, और ID यूनिक भी है। और जो भी चीज़ें यूनिक होती हैं उनके ऊपर भी इंडेक्सेस अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि उसके थ्रू यूनिक कंस्ट्रेंट बहुत फास्टर काम करता है। तो इसीलिए हाइबरनेट जो है वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी यूनिक कंस्ट्रेंट बनाई देता है। जैसे कि हमने ईमेल को बोल दिया यूनिक है, तो ईमेल के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स अपने आप बन जाएगा। और साथ में हमने बोला कि भाई नेम बर्थ डेट का जो कपल है वो भी यूनिक है, तो इन दोनों के ऊपर भी इंडेक्स अपने आप बन गया है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 4 इंडेक्स यहाँ पर है, एक इंडेक्स ये और बाकी 3 इंडेक्स, क्योंकि चीज़ें यूनिक हैं। ये वाली ID यूनिक है, ईमेल यूनिक है, और नेम बर्थ डेट का पेयर यूनिक है। तो ये कुछ एनोटेशंस थी, है ना। इसके अलावा जरा पेशेंट के अंदर जाते हैं और कुछ और एनोटेशन देखते हैं। सबसे पहले मैं कॉलम एनोटेशन की बात करना चाहूँगा, जो आपको मिलती है यहाँ पे कॉलम एनोटेशन इस तरीके से, ऑलराइट। और इसके थ्रू आप किसी भी कॉलम की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये नेम कॉलम है, मैं चाहता हूँ कि जब ये सेव हो तो इसका नाम कुछ और हो, नाम हो लेट्स से फर्स्ट नेम और पेशेंट नेम, राइट, पेशेंट नेम। तो अभी क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर स्टोर करते टाइम टेबल का नाम, टेबल के अंदर इस कॉलम का नाम पेशेंट अंडरस्कोर नेम कर देगा, ठीक है। और भी चीज़ें बता सकते हैं इसके अंदर, आप बता सकते हैं साइज़, स्केल वगैरह ये सब चीज़ें, और यूनिक बता सकते हैं यूनिक ट्रू है क्या। इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है।
तो आप बता सकते हैं कि ये यूनिक रहना चाहिए क्या। अगर आप यहाँ पर यूनिक ट्रू कर देंगे तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग अपने आप ही यूनिक कंस्ट्रेंट बन जाएगा। आप बोल सकते हैं कि भैया इसमें और यूनिक कंस्ट्रेंट में क्या डिफरेंस है। फिर मैं बोलूँगा भाई देखो, यूनिक कंस्ट्रेंट आप तब यूज़ करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर कंस्ट्रेंट बनाने होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको ये बनाना था। तो यहाँ पर यूनिक कंस्ट्रेंट थोड़ा सेंस बना रहा है, लेकिन सिर्फ अगर आप एक ही कॉलम के ऊपर बना रहे हो तो उस केस में आप बस यहाँ पर आओ, उसके ऊपर @कॉलम और बोल दो कि भाई यूनिक इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूनिक फॉल्स होता है। यूनिक इक्वल्स टू ट्रू करने से अपने आप ही यूनिक कंस्ट्रेंट बन जाएगा एक। तो आई कैन जस्ट गेट रिड ऑफ दिस फ्रॉम हियर एंड दिस विल डू द सेम थिंग। और भी देखते हैं और भी चीज़ें क्या होती हैं। नलेबल बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, लेकिन आप चाहो तो फॉल्स कर सकते हो कि भाई देखो जब भी कोई यूज़र डलेगा तो नेम आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज हम उस यूज़र को अलाउ नहीं करेंगे। तो यू कैन डू नलेबल इक्वल्स टू फॉल्स, दैट मीन्स नाउ दिस नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड। जब भी आप स्टोर कर रहे हो तो नेम इज रिक्वायर्ड। आई कैन ऑल्सो डू नलेबल इक्वल्स टू फॉल्स हियर, दैट मीन्स द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। और देखते हैं कॉलम के अंदर इंसर्टेबल कि क्या आप दोबारा से उसे इंसर्ट कर सकते हो क्या। अपडेटेबल, क्या आप उस फील्ड को फ्यूचर में कभी अपडेट कर सकते हो क्या। जैसे कुछ होती हैं चीज़ें, क्रिएशन टाइम स्टैम्प मैं बताता हूँ। आप चाहो तो जब भी कोई नया चीज़ ऐड कर रहे हो तो उसको आप बता सकते हो कि भाई देखो प्राइवेट लोकल डेट टाइम एंड क्रिएटेड एट, कि भाई जब आपने पेशेंट क्रिएट किया था उसका टाइम स्टैम्प आप अपने डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्रिएटेड एट रख सकते हो। अब या तो इस क्रिएटेड एट की वैल्यू को टाइम के साथ आप बार बार जब भी नया डेटा स्टोर कर रहे हो अपडेट करो, या फिर एक और एनोटेशन आती है जिसका नाम होता है क्रिएशन टाइम स्टैम्प, और ये हाइबरनेट एनोटेशन है, आप देख सकते हो ऊपर, कमिंग फ्रॉम और हाइबरनेट एनोटेशन। क्रिएशन टाइम स्टैम्प बेसिकली इस क्रिएटेड एट की वैल्यू को फिल कर देगी विद द करंट टाइम, जब भी आप इसको नई पहली बार सेव कर रहे होगे। जब आप इसे दूसरी बार अपडेट कर रहे होगे और उसके लिए सेव कॉल कर रहे होगे तो उस टाइम पर ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है, उस टाइम पर क्रिएटेड एट को अपडेट नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर बता सकते हो कॉलम के अंदर, वैसे आप नहीं भी बताओगे तो भी अपडेट नहीं होगा ये, लेकिन आप चाहो तो बोल सकते हो कि अपडेटेबल फॉल्स, कि भाई क्रिएटेड एट कभी फ्यूचर में अपडेट नहीं हो जाना चाहिए, कोई चाह के भी अपडेट नहीं कर सकता इसके बाद इसे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें डेटाबेस लेवल पे इन्फोर्स हो जाती हैं। फिर डेटाबेस बोल देता है कि भाई कॉलम को मैं अपडेट नहीं होने दूंगा, ये डेटाबेस लेवल पे इन्फोर्स होती हैं चीज़ें, ठीक है। आप यूनिक कंस्ट्रेंट बनाते हो वो भी डेटाबेस लेवल पे इन्फोर्स होता है। देखो ऐड कंस्ट्रेंट, तो ये कंस्ट्रेंट जो वो डेटाबेस लेवल पे इन्फोर्स होते हैं, तो आप डेटाबेस के अंदर भी क्वेरी करके अपडेट नहीं कर सकते इसको डायरेक्टली। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे टेबल आप बता सकते हैं, लेंथ आप बता सकते हैं, प्रिसीजन एंड स्केल बता सकते हैं। ये सब ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं वैसे। जैसे आप बता सकते हैं भाई देखो जो नेम है ना, इसके अंदर आप 40 लेंथ तक जा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं लेंथ इक्वल्स टू 40। सिमिलरली आपके पास स्केल और प्रिसीजन होता है, ये बताने के काम में आता है डेसिमल वैल्यूज़ को, कि जो डेसिमल वैल्यू है उसकी लेंथ कितनी हो सकती है वो स्केल बताता है, और प्रिसीजन बताता है कि डॉट के बाद मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट तक आप जा सकते हो, वो आपका प्रिसीजन बताता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग है तो इसलिए लेंथ पे छोड़ दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा हमारी टेबल के अंदर विच इज़ कॉल्ड पेशेंट नेम, एंड द नेम कॉलम विल नॉट बी रिमूव्ड, एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इसीलिए माइग्रेशन की नीड होती है। फ्लाईवे माइग्रेशन जो है वो काफ़ी वहाँ पे हेल्प करता है आपकी। तो अगर हम जाके देखें हाइबरनेट की क्वेरीज के अंदर, एरर्स के ऊपर ध्यान मत दो आप, डोंट वरी अबाउट द एरर्स, लेकिन आप हाइबरनेट क्वेरी में देखो कि ऑल्टर टेबल इफ़ एग्जिस्ट पेशेंट टेबल, अगर पेशेंट टेबल है तो उसको ऑल्टर करना है। क्या करना है उसके अंदर कि एक कॉलम ऐड करना है क्रिएटेड एट, जो भी आपने ऐड किया था ना कॉलम, ये वाला क्रिएटेड एट, ये कॉलम ऐड कर देना है। चलो ठीक है भाई। दूसरा, ऑल्टर टेबल इफ एग्जिस्ट पेशेंट टेबल ऐड पेशेंट नेम वैरकैर 40, ये 40 कहाँ से आया, बिकॉज 40 आपने बताया यहाँ पे कि लेंथ 40 हो सकती है। बाय डिफॉल्ट वैरकैर जो है वो 255 लेंथ का होता है। एंड नॉट नल भी आपने बताया बिकॉज नलेबल फॉल्स कर दिया ना हमने यहाँ पे, इसलिए नॉट नल भी हो गया ये, राइट। तो ये सारे चेंजेस हो गए। अब मैं जाता हूँ, अगर यहाँ पे अगेन मैं करता हूँ रिफ्रेश, और अगर मैं पेशेंट टेबल में जाता हूँ डेटा के अंदर, इसको भी मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे मेरे पास नेम फील्ड जो पहले का था और पेशेंट नेम जो मैंने अभी भी ऐड किया है। तो इसलिए बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है कि अगर आप पहले से सपोज करो आपने 10 पेशेंट सेव कर लिए और उनके अंदर आप नेम अपडेट कर रहे थे, अब आपने क्या किया, अपने पेशेंट का नेम सोचा आपने नेम अपडेट कर देता हूँ मैं कोड में जाके, और यहाँ पे मैं पेशेंट नेम कर देता हूँ उसको। तो क्या होगा, अब जो भी आपके 11, 12, 13 जो पेशेंट स्टोर होंगे ना, उनके अंदर तो पेशेंट नेम अपडेट होगा और नेम नल रहेगा, और पुराने वाले के अंदर पेशेंट नेम नल हो जाएगा
which is not an intended behavior, right? Which is a very weird and wrong behavior. So for these things you have migration support. लेट्स टॉक अबाउट डेटाबेस इनिशियलाइजेशन। कई बार हम अपने लोकल एनवायरनमेंट में जब टेस्टिंग करना चाहते हैं तो कुछ डेटा को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, अपने डेटाबेस को सीड करना चाहते हैं विद सम डिफॉल्ट डमी डेटा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्वेरी रन कर सकते हो, इंसर्ट वाली क्वेरी, जिससे कि जब भी एप्लीकेशन रन हो तो वो क्वेरी रन हो जाए और साथ में आपके डेटाबेस के अंदर कुछ डेटा सीड हो जाए या फिर इनिशियलाइज हो जाए आपका डेटाबेस, राइट। बट उससे पहले जरा मैं ना यहाँ पे कुछ क्लीन अप करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू यूज पेशेंट नेम हेयर, आई जस्ट वॉन्ट टू यूज द नेम फील्ड देयर, and yeah, all of it looks good now, and let's create that file. तो न्यू फाइल, लेट्स कॉल इट data.sql। ये फाइल हमने बनाई है रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, data.sql फाइल। इसके अंदर हमारी इंसर्ट क्वेरी होगी, ऑलराइट। तो इंसर्ट क्वेरी आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि ये मेरी इंसर्ट क्वेरी है, इंसर्ट इनटू पेशेंट, और दिस इज अ सीक्वल क्वेरी, ठीक है, सीक्वल की क्वेरी है, ये जेपीक्यूएल नहीं है। इसमें आपने नेम बताया, जेंडर बताया, बर्थ डेट बताया, ईमेल बताया, ब्लड ग्रुप बताया। मेक श्योर कि ये सारे के सारे जो फील्ड्स आप बता रहे हैं, ये सारे के सारे फील्ड्स आपके डेटाबेस के अंदर भी हों। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले नेम रखा हुआ था ना, यहाँ पे मैंने पेशेंट नेम कर दिया था इसको, उसको मैंने वापस नेम कर दिया बिकॉज इधर मैंने इसको नेम ही बोला हुआ है। और साथ में यहाँ पर देखो ये पेशेंट लिखा हुआ है, जबकि टेबल बनेगी पेशेंट टेबल नाम से, राइट। तो मैं उसको भी मॉडिफाई करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू यूज़ पेशेंट टेबल हेयर, आई जस्ट वांट टू यूज़ द पेशेंट नेम हेयर, राइट। तो उसके बाद आपने data.sql के अंदर ये सारी चेंजेस कर दिए, अपने आप की आपकी पेशेंट टेबल ढूंढी जाएगी और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली जाएंगी। और अब आपको कुछ और भी चेंज करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कि आई वांट टू डेफर द इनिशियलाइजेशन, ठीक है। मैं अपनी डेटा सोर्स की इनिशियलाइजेशन को डेफर करना चाहता हूँ टू अ फाइल। तो उसके लिए 3 कन्फिग्रेशन की लाइन्स हैं। स्प्रिंग जेपीए डेफर डेटा सोर्स इनिशियलाइजेशन ट्रू, है ना, कि भाई मैं डेफर करना चाहता हूँ। और उसके बाद सीक्वल इनिट मोड ऑलवेज, मतलब कि हर बार सीक्वल रन होगा। एंड इनिट डेटा लोकेशन, आप सीक्वल इनिट करते टाइम डेटा कौन सा यूज़ करने वाले, उसकी लोकेशंस बताओ यहाँ पे। तो आप मल्टीपल क्लास पाथ करके लाइन्स, मल्टीपल फाइल्स बता सकते हो। मैंने एक फाइल बताई है। क्लास पाथ बेसिकली उसको फर्स्ट पाथ पे लेके जाएगा आपके क्लास पाथ के अंदर, और data.sql को ढूंढा जाएगा। रिसोर्स फोल्डर के अंदर आप जो भी चीज़ें डालते हो वो आपकी क्लास पाथ के अंदर डायरेक्टली जाती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ फाइल भी डायरेक्टली जाती है, data.sql फाइल भी डायरेक्टली गई है, और उसके अंदर जो सीक्वल होगी वो अपने आप रन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन को मैं रन करूँगा। आई एम नॉट रनिंग टेस्ट केसेज नाउ, आई एम रनिंग द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर्स दिख रहे हैं वैसे तो। एरर कॉलम ब्लड ग्रुप ऑफ रिलेशन पेशेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ब्लड ग्रुप नहीं डाला है क्या मैंने, लेट्स सी। पेशेंट हैज़ नो ब्लड ग्रुप, ओके। तो ब्लड ग्रुप की भी हम बात करेंगे। एंड एरर्स भी आना जायज़ है, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप डालने का ट्राई कर रहा हूँ और ब्लड ग्रुप तो यहाँ पर है ही नहीं। तो पेशेंट के अंदर जाके लेट्स ऐड ब्लड ग्रुप, प्राइवेट स्ट्रिंग ब्लड ग्रुप लाइक दिस, ऑलराइट। एंड देन अगेन हिट रन। मैं बाद में इस स्ट्रिंग को अभी चेंज भी करूँगा। आई वॉन्ट टू मेक इट इनम, सो दैट कुछ स्पेसिफिक टाइप के ब्लड ग्रुप ही डल पाएँ। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मेरी क्वेरी रन हो गई है, बिकॉज पहले टेबल को ड्रॉप किया गया, फिर एक नई टेबल बनाई गई और इसके अंदर वो सारे कंस्ट्रेंट्स डले गए जो हमने रखे थे, और उसके बाद क्रिएट इंडेक्स भी हो गया, और आई थिंक डेटा सोर्स इनिशियलाइजेशन भी हो गया होगा। लेट्स कम हेयर एंड हिट रिफ्रेश, और टेबल के अंदर देखेंगे ये रहा पेशेंट। इसके डेटा में देखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेटा आ चुका है। ये देखा आपने, क्रिएटेड एट नल है, बिकॉज यहाँ पर जो क्रिएशन टाइम स्टैम्प है वो डायरेक्टली काम नहीं करेगी, बिकॉज आप इनिशियलाइजेशन करते टाइम डेटा डाल रहे हो। वहीं पे अगर हम इसको सेव करते हैं बाय कॉलिंग द सेव मेथड, तो उस टाइम पे हाइबरनेट यहाँ पर अच्छे से क्वेरी लिखेगा और एक्चुअल टाइम को क्रिएटेड एट के अंदर डाल देगा। बाकी आईडी अपने आप जनरेट हुई है यहाँ पर, राइट। ब्लड ग्रुप वगैरह अपने आप डल गया, और इस तरीके से आप डेटा सोर्स के साथ इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने टेबल के अंदर कुछ डेटा डाल सकते हो। टेस्टिंग के लिए, ये लोकल इन्वायरमेंट के लिए बहुत सही प्रैक्टिस होती है कि आप पहले data.sql फाइल लिखो जिसमें कुछ भी आप सीक्वल क्वेरी रन कर सकते हो, और ये 3 सेटिंग्स आपको इनेबल करनी पड़ती हैं। इसके बाद मैं आपको इनमरेटेड के बारे में बताना चाह रहा था कि ये जो ब्लड ग्रुप है, मैं चाहता हूँ कि ब्लड ग्रुप जो है वो एक इनम टाइप का हो। तो उसके लिए आई कैन जस्ट कम हेयर टू द एंटिटी, create a class inside the enum dot, or maybe let's call it type dot blood group type,
और दिस इज गोइंग टू बी एन इनम, और इसके अंदर आप अपने ब्लड ग्रुप्स बता सकते हो। तो मैं इस तरीके से ब्लड ग्रुप बता देता हूँ, ये सारे ब्लड ग्रुप्स हमारे पॉसिबल हैं। और उसके बाद हम जाएंगे अपने पेशेंट के अंदर, चेंजिंग इट फ्रॉम स्ट्रिंग टू ब्लड ग्रुप टाइप। तो अब क्या होगा कि अब हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप के ब्लड ग्रुप ही ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे करूँगा @enumerated, और यहाँ पर हम बता देंगे कि जो इसका ऑर्डिनल होने वाला है वो इसका इनम टाइप स्ट्रिंग बन जाएगा। बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ऑर्डिनल यूज़ करेगा। ऑर्डिनल मतलब 0 1 2 3 4 5 6 नंबर्स यूज़ करेगा टू डिफाइन ऑल दीज थिंग्स। मतलब ये बोल देगा A पॉजिटिव 0 है, A नेगेटिव 1 है, B पॉजिटिव 2 है, 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से नंबर्स स्टोर करेगा डेटाबेस के अंदर। लेकिन हमने बोल दिया भाई नंबर्स स्टोर करने की नीड नहीं है, आप एक्चुअल स्ट्रिंग स्टोर कर लो, सो दैट हम अभी समझ सकें चीज़ें। बाकी प्रोडक्शन डेटाबेस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज़ ऑर्डिनल ओनली टू स्टोर नंबर्स, ताकि वो थोड़ा डेटाबेस के अंदर स्टोरेज थोड़ी कम रहे। तो इस तरीके से आप इनम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। लेट्स रन दिस एप्लीकेशन अगेन, और इस बार आप देखेंगे कि जब क्वेरी आएगी टेबल को क्रिएट करने की, तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे। ये देखो, क्रिएट टेबल पेशेंट, और यहाँ पर जरा ब्लड ग्रुप को देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप वेरकेयर, और चेक करो ब्लड ग्रुप इन A पॉजिटिव, A नेगेटिव और ये सब। इसका मतलब ये वाला जो चेक है ना, ये अपने आप लग गया है हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर। ये चेक लगाने का मतलब है कि ये कंस्ट्रेंट लग गया हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो अगर आप डेटाबेस के अंदर भी जाओगे, हिट करो रिफ्रेश, पेशेंट के अंदर जाओ, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाओ, आप कंस्ट्रेंट में जाओ, और यहाँ पर आप देखोगे कि ब्लड ग्रुप चेक लग गया है ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट, ब्लड ग्रुप चेक। इस तरीके से आप डेटा इनिशियलाइज कर सकते हो, और आई थिंक इनमरेटेड भी समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हमने पूरा देख लिया कि कैसे आपका DDL काम करता है, डेटा डेफिनेशन लेयर। क्वेरी करना अभी हमारा बच रहा है। अभी हमने बस देखा कैसे डेटा को आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। आप कैसे कॉलम नए बना सकते हो, कैसे आप टेबल बना सकते हो, ये सब चीज़ें हमने देखी। साथ में हाइबरनेट और एंटिटी मैनेजर और परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट, ये सब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये सारे हमने देखे। अब हमें नेक्स्ट देखना है कैसे हमारी क्वेरीज काम करती हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई तो डेफिनेटली कंसिडर गिविंग मी अ लाइक, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और अप्रिशिएशन जब मिलती है तो और अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है टू क्रिएट न्यू कंटेंट। तो डेफिनेटली ड्रॉप अ लाइक, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।